मुस्लिम होके हिंदू के मंदिर में जाना, कहाँ से ये स्टार्ट हुई कहानी? श्री कृष्ण ने अपने एक श्लोक में कहा कि तुम मुझे जिस रूप में तुम आके मुझे ढूंढना चाहोगे मैं तुम्हें उस रूप में मिलूंगा। और वहां पे भी हमको ये चीज समझनी पड़ेगी कि इंडिया एक इमोशनल फूल कंट्री है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, सबने उस समय ये बात की कि आर्मी ने सिविलियंस को मारा है। भाई आर्मी ने इतने सिविलियंस को मार दिया, इंजर्ड हो गए, बुरी हालत कर दी, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर दिया आर्मी। Asadullah Kumar died after the army launched an anti-militancy operation in Chansar village on late Friday evening. उस समय किसी ने क्या उसी 48 राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों की बात की जिनको ब्रूटली कितनी बेरहमी से मिलिटेंट्स ने उनको मारा। जब पहलगाम अटैक हुआ वहां पे ये बताया गया कि धर्म पूछ के मारा गया, आपका क्या ओपिनियन है? उन्होंने कहा कि लड़ कौन रहा है, लड़ हम लोग रहे हैं, कि भगवान ने लड़ना कहा है हमको कि हम जाके लड़ाई करें। भगवान तो वो थे कि जिन्होंने अपने मुंह का निवाला जो था वो निकाल के किसी और को दे दिया। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर मिलिटेंट का धर्म नहीं होता है तो जो ज्यादा मतलब सभी जो मिलिटेंट्स होते हैं वो मुस्लिम ही क्यों होते हैं? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बुरहान वानी क्या एक इस्लामिक आतंकवादी था या बुरहान वानी एक आतंकवादी? आतंकवादी था। मैंने जैसे कि जो अपनी किताब लिखी है वाई करंट पुष्परा एन अटेम्प्ट टू डिफेम द इंडियन आर्मी। अब ये किताब या इसकी कहानी इंडियन आर्मी के साथ कैसे कनेक्ट हुई? वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ रॉ हिट टॉक्स। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही प्यारे हैं और इनकी एज सिर्फ और सिर्फ 20 साल है। यानी कि 20 साल की उम्र में ये बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, बुक लिख रहे हैं, पता नहीं और क्या क्या कर रहे हैं। मैं इनसे मिल के ना मेरे को बहुत पॉजिटिविटी तो आ ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ मैंने इनसे पहले नाम पूछा क्योंकि उन्होंने मेरे को 2-3 नाम बताए अपने। पहले मेरे को बोला कि मेरे को प्यार से लोग हैरी बोलते हैं। मैंने कहा अच्छा, असली नाम बताओ जो आपका आधार कार्ड के ऊपर है। जनाब ने हमें अपना नाम बताया हरून इम्तियाज। और फिर जब मैंने इनसे नाम पूछा मैंने कहा यार आप तो मुस्लिम हो? बोले हाँ जी मैं मुस्लिम हूँ। कहते लेकिन मैं सनातन में बहुत बिलीव करता हूँ, मैं श्री कृष्ण जी के मंदिर जाता हूँ, मैं दर्शन करता हूँ। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है रॉ हिट टॉक्स में। कैसे हो आप भाई? बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच मुझे इनवाइट करने के लिए। मेरे लिए भी ऑनर की बात आपके साथ बैठना, बातचीत करना। इट्स ओके, मेरे को अच्छा लग रहा है एक हमारे बीच में जेंजी बैठे हुए हैं। सबसे पहले ये जो इतना जुनून है आपके अंदर आर्मी को लेके, आप एनसीसी में भी रह चुके हो, आगे भी आप सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट? है ना? ओके, बट स्टार्ट में यहाँ से करना चाहता हूँ कि मुस्लिम होके हिंदू के मंदिर में जाना, कहाँ से ये स्टार्ट हुई कहानी? एक्चुअली क्या है कि मैंने कभी किसी रिलीजन को अलग देखा ही नहीं। मेरा स्कूलिंग हुआ आर्मी गुडविल स्कूल पोठा से। वहाँ पे हमेशा हमें ना एक नई चीज़ सीखने को मिलती थी। तो एक रहता था कि यार आज ये सीख, आज ये ऑफिसर आ रहे हैं, आज वो ऑफिसर आ रहे हैं, आज हर रोज कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। तो एक दिन हमारे जो स्कूल के जो टीचर्स थे ना हमको एक चीज़ बताते थे कि सबसे बड़ा धर्म क्या होता है। सबसे बड़ा धर्म होता है सेवा परमो धर्म। ये सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। और जब मैंने अपनी स्कूलिंग आर्मी स्कूल से कंप्लीट की तो वहाँ पे फ्रेंड्स हिंदूज भी थे, वहाँ पे फ्रेंड्स मुस्लिम्स भी थे। तो आहिस्ता आहिस्ता जब मैं कॉलेज में आया मैंने टीएससी कैंप लगाया। तो टीएससी में मैंने काफ़ी चीज़ें अलग देखी। लाइक मेरे के साथ में जो फ्रेंड्स होते थे वो तिलक लगाते थे। अच्छा। तो कुछ फ्रेंड्स थे बोलते थे यार तिलक लगाना हमको अच्छा नहीं लगता, बट मैं कहता था यार मेरे को लगाना अच्छा लगता है। तो होता क्या था आमतौर पर जहाँ तक मेरे को उनसे सुनने को मिला कि मंदिर में या तो सुबह या तो शाम के टाइम पर जाते हैं, 24 घंटे नहीं जाके बैठ जाते। बट मेरा था कि मेरे को जाना है, जब मेरा मन करेगा, जब मेरे को लगेगा कि मेरे को जाने की जरूरत है तो मैं जाऊंगा, बिकॉज मेरे को शांति पीस मिलता है। तो मैंने क्या करना कि लाइक हमारा जो कैंप का रूटीन होता था कि जब हम पीटी के लिए जाते थे तब हम बाहर खेल गाँव एक नगरोटा में जगह है वहाँ पे जाते थे पीटी के लिए। तो वहाँ पे मैं जाके किसी न किसी बहाने से मंदिर में जाके तिलक लगा लेता था। तो पीटी से वापस आके जब हम सारे फ्रेश होते थे तो मैं मुंह को ऐसे धोता था कि लाइक तिलक साफ नहीं होना चाहिए। अच्छा। तो मुझे लगाना बहुत अच्छा लगता था। तो लाइक कई बार ऐसे दोस्त भी होते थे जो मुस्लिम्स थे, कहते थे यार तू तिलक क्यों लगा रहे हैं, ऐसा यार मुझे अच्छा लग रहा है। बिकॉज मेरे को लगाना बढ़िया लगता था। एक था कि एक फेथ भी है और मैं इस एक नई चीज को समझ रहा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने भागवत गीता की तरफ मैंने थोड़ा रुख किया। मैंने भागवत गीता पढ़ी, मैंने पूरे 18 चैप्टर्स 800 श्लोक जो थे उनको पढ़ा नहीं मैं कहूँगा, बट मैंने उनको समझा उसका जो उसमें श्री कृष्ण जो कह रहे हैं वो कहना क्या चाह रहे हैं। देन फिर मैंने अगेन कुरान को पढ़ा नहीं, मैंने कुरान को भी समझा कि इन दोनों में कहना क्या चाह रहे हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने गुरबानियाँ जो होती हैं उनको भी समझना शुरू किया, खामड़ गुण नेवण स्वक्खर।
कि उसमें कहना क्या चाह रहे हैं। हम्म, हर एक में एक ही बात की गई है कि तुम एक रब को मानो। हम्म, श्री कृष्ण ने अपने एक श्लोक में कहा कि तुम मुझे जिस रूप में तुम आके मुझे ढूंढना चाहोगे, मैं तुम्हें उस रूप में मिलूंगा। हम्म, कुरान में भी सेम यही कहा गया कि जितनी भी आशाएं हैं, जितनी भी प्रेयर्स हैं, वो सब मेरी तरफ ही आती हैं। तो सारे धर्म एक चीज कह रहे हैं, तो लड़ना क्यों है। हम्म, और बीच में मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स किए हम्म, जहाँ पे मैं आर्मी के डिफरेंट रिलीजियस टीचर्स से मिला जाके। तो उन्होंने मुझे एक चीज सिखाई। उन्होंने कहा कि लड़ कौन रहा है, लड़ हम लोग रहे हैं। कि भगवान ने लड़ना कहा है हमको कि हम जाके लड़ाई करें। भगवान तो वो थे कि जिन्होंने अपने मुंह का निवाला जो था वो निकाल के किसी और को दे दिया। भगवान तो वो थे कि जिन्होंने ये तक कहा कि अगर मैं अभी एक इंसानी अवतार में जमीन पे आया हूँ तो मैं भी वो सारे ट्रेंड्स को फॉलो करूंगा जो कि किस्मत में, जो कि कर्मा की तरफ से लिखे गए। कर्मा इज ऑलवेज बैक। अगर आज मैं किसी के साथ गलत करूंगा, कल को मेरे साथ भी गलत होगा। तो इसलिए अच्छा करो। लाइफ क्या है, अगर कोई हमको कुछ गलत तरीके से बोल रहा है, गुरु नानक देव जी ने यही कहा कि नेमन सोखर, झुक जाओ, कुछ नहीं होता, माफ कर दो सामने वाले को। तो लड़ाई किस चीज की है। ये कि मैं अगर मुस्लिम हूँ तो मैं मंदिर में नहीं जा सकता, भाई मैं तो जाऊंगा क्योंकि मेरा फेथ है। आप अगर कोई हिंदू है वो मस्जिद में आना चाहता है, वो मैं भी उसको भी कहूंगा कि वो भी आए। भगवान ने सबके लिए द्वार अपने ओपन करके रखे। मेरे को नहीं लगता कि आज के टाइम पे कोई भी व्यक्ति जो है धर्म को मानता है। सब लोग कल्चर्स को फॉलो करते हैं। आज अगर ये कल्चर ट्रेंड में आ गए तो सब कल्चर्स को फॉलो करेंगे। रिलीजन ने तो प्यार दिया, मोहब्बत दी। आई डोंट थिंक सो कि जो बंदा श्री कृष्ण को फॉलो करता होगा उसके मन में कभी नफरत नहीं होगी। बिकॉज श्री कृष्ण ने तो रियल मतलब बताया प्यार का क्या होता है। जो महादेव को फॉलो करता होगा उसके अंदर वेट होगा, सब्र होगा। क्योंकि महादेव ही थे जिन्होंने 3000 साल का तप किया था। जितना उन्होंने तप किया उतना किसी ने भी तप नहीं किया होगा। 3000 साल का तप करना और वेट करना। अगर हम इन भगवान को फॉलो कर रहे हैं, महादेव, श्री कृष्ण के अवतार, विष्णु के अवतार श्री कृष्ण जी को अगर हम फॉलो कर रहे हैं और हमारे अंदर फिर भी नफरत है, तो आई थिंक हमने या तो उनकी वर्डिंग्स को नहीं समझा, उनकी टीचिंग को नहीं समझा, और जो इसका बेस है हम उसको नहीं समझ पाए। तो मुझे लगता है हमको समझने की जरूरत है। धर्म तो सभी प्यारे हैं, हमारे देखने का नजरिया अलग होना चाहिए। एग्जैक्टली। बहुत बढ़िया तरीके से आपने समझाया कि अगर हम किसी भी धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, हमें सिर्फ उसको पढ़ना नहीं, हमें उसको समझना है। राइट, बिल्कुल। और जैसे अगर आप भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में बात करो तो वही बताते हैं कि जैसे आप कर्म करोगे वैसा ही आपको मिलेगा। तो अच्छा कर्म करो, लोगों के साथ अच्छा करो, और जो होना वो पहले से ही तय है। राइट। और राम जी से हमें ये सीखने को मिलता है कि आप मर्यादा के अंदर हो। मर्यादा पुरुषोत्तम जी कहा जाता है राम जी को। फिर महादेव जी से हमें ये सीखने को मिलता है मेडिटेशन, ध्यान ही सब कुछ है। जितना ज्यादा आप ध्यान करोगे उतने ज्यादा आपको पता चलेगा कि एक्चुअली जो हमारी सृष्टि है वो किस तरीके से वर्क करती है, क्या है। ये सब चीजें हमारे अंदर ही है। बिल्कुल। कहने की बातें कि बाहर है, बट है हमारे अंदर ही है। इट्स ऑल अबाउट योर पर्सनल बिलीफ सिस्टम। क्या कहता है आपका बिलीफ क्या है। अब देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं, सनातनी लोग क्या करते हैं, ये पत्थर में भगवान को ढूंढ रहे हैं। अरे भाई उनकी श्रद्धा है, और है, क्योंकि वहीं से सब धर्म भी निकले हैं। फिर उसके बाद मेरे को एक्चुअल में कुरान के बारे में पता नहीं है, तो मैं उसमें आपसे ये जानना चाहूंगा कि उसमें क्या लिखा हुआ है। मैंने पढ़ा नहीं है कुरान। देखिए कुरान, मैं ये कहूँगा कि आज का टाइम ऐसा हो चुका है ना कि लाइक यूट्यूब पे कोई शॉर्ट आ जाएगा, सब लोग उसको देख के ही फॉलो करेंगे कि भाई हाँ कुरान में ये लिखा है। गीता, भागवत गीता के बारे में कोई आ जाएगा, सब लोग उसी को फॉलो करने लिखा है। मेरा मानना है कि हमको कुछ चीज़ें पढ़ के वेरीफाई करनी चाहिए। कुरान में ये साफ साफ कहा गया है कि मतलब हर एक रिलीजन का अपना पर्सपेक्टिव, बट कुरान में ये कहा गया कि जो भी किताबें हैं इस दुनिया में, किताबों से मतलब है कि जितनी भी होली बुक्स आई हैं, लाइक भागवत गीता हो गई और भी बाइबल हो गई, उन सब की आपको रिस्पेक्ट करनी है। उनमें से किसी को भी बुरा भला नहीं कहना, बिकॉज सबके जो सबका जो लाइक ना आप कह लो कि जो दुआएं हैं, प्रेयर्स हैं, वो मेरी ओर ही आ रही हैं। अल्लाह ताला भगवान उसमें भी यही कहना चाह रहे हैं। सेम अगर मैं भागवत गीता की बात करूं तो उसमें भी सेम कुछ इसी वे में कहा गया है कि जितने भी लाइक लोग पूज रहे हैं, जितने भी लोग अलग अलग तरीके से पूज रहे हैं, वो मेरी तरफ ही पूज रहे हैं, मेरे को ही पूज रहे हैं। दानों का कहने का, दानों एक ही चीज बात करें, बट कहने का तरीका जो दानों का है वो काफी डिफरेंट है। अब मुझ पे डिपेंड करता है कि मैं उसमें देखना क्या चाहता हूँ। अगर मैं पॉजिटिव वे में कुरान को पढ़ूंगा तो मेरे को पॉजिटिविटी नजर आएगी। मैं नहीं कहता कि जिहाद का मतलब गलत है। जिहाद का एक बहुत ही पॉजिटिव मतलब है। क्या मतलब? बट जिहाद का मतलब होता है कि हमारे अंदर का जो शैतान है उससे लड़ना। अगर फॉर एग्जांपल मेरे अंदर कोई गलत चीज आ रही है कि यार मेरे को कुछ गलत करना है, और अगर मैं अपने आप को अंदर जो मेरे अंदर जो शैतान पैदा हो रहा है कि जो मेरे को फोर्स करे कि भाई ये गलत चीज तेरे को करनी है, और मैं अपने आप को वो गलत चीज करने से रोकता हूँ, सबसे बड़ा वही जिहाद है।
प्रॉफिट मोहम्मद ने तो सबसे बड़ी यही डेफिनेशन दी कि अपने अंदर के शैतान से लड़ना सबसे बड़ा जिहाद है। लेकिन जो आज के मतलब जो लोग हैं वो जिहाद को किसी और सेंस में ले रहे हैं, किसी और वे में देख रहे हैं, उनके देखिए लिए क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? रिलीजन यही है, आपको समझना होगा कि अगर आप दूसरों को फॉलो करके रिलीजन को फॉलो करेंगे तो रिलीजन को नहीं, आप एक कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। आपको ये समझनी पड़ेगी। अगर मेरे सामने एक चलती हुई बस में जाके लोग या चलते हुए प्रोटेस्ट में लोग पत्थरबाजी फेंक रहे हैं या स्टोन बैटिंग कर रहे हैं रिलीजन के नाम पे, हमारा रिलीजन खतरे में, और मैं भी उसमें जाके पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, तो मैं रिलीजन का पार्ट नहीं हूँ। आज के टाइम पे लोग कहते हैं कि गुस्ताख नबी की एक ही सजा सर तन से जुदा, बट प्रॉफिट मोहम्मद तो ऐसे नहीं थे। उन्होंने तो हमेशा पीस का रास्ता चुना। मैं दानों का पर्सपेक्टिव बताऊंगा बिकॉज ऑडियंस दानों को ही फॉलो करती है। लाइक अगर मैं बताऊं कि प्रॉफिट मोहम्मद के एक बार में स्टोरी है कि वो एक गली से गुजरा करते थे, एक औरत जो होती थी उन पे हर रोज कचरा फेंक दिया करती। तो अब हमारे से कोई हो तो गुस्सा आ जाए, लेकिन वो बिल्कुल शांति से चले जाया करते थे। और एक दिन जब उस औरत ने कचरा नहीं फेंका उस पे, तो वो उसका पता करने के लिए उसके घर पे चले गए, और उनकी वो अच्छी टीचिंग को देख के वो औरत बहुत इंस्पायर हुई। ये थी प्रॉफिट मोहम्मद की टीचिंग्स। अगर मैं सेम बात करूं श्री राम की, तो इनफैक्ट अगर आप थोड़ा देखेंगे समझेंगे कि जब रावण का जब उन्होंने वध किया, तब उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण से भी कहा कि लक्ष्मण जाके तुम्हें इससे कुछ सीखना चाहिए। ये थे श्री राम। उनको उससे कुछ नफरत नहीं थी, बट जो रावण का जो कर्मा था उसको उसकी सजा मिली थी। अहंकार था, राइट। जो उसने काम किया तो उसको उसकी सजा मिली थी। बट इनफैक्ट श्री राम ने रावण का भी वध करने के बाद उसको सेलिब्रेट नहीं किया था, बट हम इंडियन सेलिब्रेट करते हैं। एक्चुअली में उसका रीजन पता क्या है? लोगों को पता नहीं है, पूरा लोगों को नॉलेज नहीं है। जैसे कि रावण को जलाया गया या वो दशहरा दिवाली के 20 दिन पहले आता है, उसके बारे में एक्चुअली में पता ही है। अगर वो हमारे ग्रंथों को प्रॉपर पढ़ेंगे ना, तो उनको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में वो दशहरा क्यों मनाया जाता है, दिवाली क्यों मनाई जाती है, या जो भी फेस्टिवल है। मैं नहीं बोल रहा कि सारे ही गलत है, कुछ लोग ऐसा करते हैं, फिर वो एक कल्चर बन गया। आपके वाला पॉइंट आ गया ना, राइट। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। अब जैसे कि आप मेरे को बता रहे थे ऑफ कैमरा कि आप हिमाचल में गए थे एक मंदिर में, तो वो वाली कहानी सुनाओ। तो हिमाचल की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। लाइक मेरा मन ऐसा है कि अगर मेरे को कहीं घूमने का मन कर रहा है तो मैं वहाँ पे ये नहीं दिखूंगा कि यार ये हिंदू की जाने की जगह तो हिंदू जाएंगे, मैं मुस्लिम हूँ तो मैं नहीं जा सकता, अगर मुस्लिम की जाने की जगह तो हिंदू नहीं जा सकता। मेरे लिए कोई बाउंड्री मैं नहीं मानता। तो मैं एक दिन ऐसे मैंने सुना युलाकोंडा मंदिर के बारे में, जो कि हिमाचल के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है, और पूरी दुनिया का सबसे हाईएस्ट पीक पे बना हुआ मंदिर है, जिसको पांडवों ने बनवाया था। तो मेरा मन किया कि भाई मेरे को यहाँ पे इस मंदिर में जाना है। तो मैंने कहा कि मंदिर में जा ही रहे हैं तो कुछ आस्था के साथ भी जाते हैं, बिकॉज जहाँ पे पीस है वहाँ पे मैं हूँ, वहाँ पे हैरी है। तो हैरी पॉटर नहीं है जो फिर करो हैरी पॉटर से नाम तो नहीं लिया था ये? नहीं एक्चुअली ये नाम भी किसी ने दिया है, बट चलिए यस कंटिन्यू। मैंने कहा कि भाई मेरे को यहाँ पे जाना है। तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो पता चला कि अगर आप वहाँ पे अलग अलग मंदिरों का अगर आप वहाँ पे जल लेके जाते हैं तो ये काफी एक पीस और अच्छी चीज मानी जाती है। देन मैं पहले बूढ़ा अमरनाथ का जो मंदिर है मंडी पुंछ डिस्ट्रिक्ट में, मैं वहाँ पे गया, मैंने वहाँ से थोड़ा सा जल लिया। ऐसे करते करते मैंने 6 मंदिरों से जल लिया। जल लेके मैंने उसको एक जगह पे अपने पास रखा और मैंने ट्रैवल किया कि अब मेरे को उस मंदिर में जाना। वो मेरी जर्नी काफी यहाँ की इंटरेस्टिंग थी, बिकॉज मैंने यहाँ से पहले हिमाचल के लिए बस पकड़ी, ISBT में उतरा। देन वहाँ से मतलब मैंने कंटिन्यू ट्रैवल किया, मैं रुका नहीं। उसके बाद वहाँ से मैंने बस पकड़ी यूला खास के लिए। वहाँ पे मैं पहुंचा, यूला खास से युलाकोंडा की तरफ मैं जब पहुंचा, देन उसके बाद युलाकोंडा पहुंचने के बाद क्या होता है कि आपको 12 किलोमीटर का पैदल ट्रैक करना पड़ता है, और वो ट्रैक पूरा पहाड़ पे है। तो कुछ लोगों को मैंने देखा वो नीचे ही अपना लाइक स्टे हाउस वगैरह जो थे वहाँ पे रह रहे थे, रात में बैग वगैरह वहाँ पे रखी और नेक्स्ट डे वहाँ से मूव कर रहे थे। बट मैंने ये चीज़ सोची कि श्री राम का क्या कहना था। उनका कहना था कि मैं एक मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, मैं अपनी जो मेरा बोझ है वो मैं किसी पे नहीं थोप के जाऊँगा, मैं जो साथ लेके आया मैं वही साथ लेके वापस भी जाऊँगा। तो मैंने कहा नहीं, मेरे उसमें बैग का काफ़ी वजन था, बिकॉज क्या है कि लाइक मैं एक NCC कैडेट हूँ, तो मैं पूरी तैयारी के साथ जाता हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि कल को कहीं भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए तैयारी करके जाना चाहो चाहे कुछ हो ना हो। तो मेरे पास मेरा बैग था, एंड देन मैंने कहा कि मैं बैग तो यहाँ पे नहीं रखूँगा, मैं पूरा सामान अपना लेके जाऊँगा साथ में। मैंने बैग और हाथ में वो जो जल था
मैंने उसको अपने आगे रखा और मैं वो चलते चलते मैंने पूरा 12 किलोमीटर को ट्रैक करके जब मैं मंदिर के पास पहुंचने वाला था तो एक जगह पे आई, तो वहाँ पे मेरे को किसी ने कहा कि अपना आधार कार्ड दिखाइए, रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन टाइप कह सकते हैं, बिकॉज तब क्या थोड़ा ठंडी का माहौल था, ठंडी के माहौल में वहाँ पे थोड़ा कर देते हैं ताकि लोग जो है सेफ्टी के साथ जाएं, सेफ्टी के साथ वापस भी आएँ। तो उन्होंने मेरा आधार कार्ड लिया तो बोला ओके मिस्टर हारून इम्तियाज़। मैंने यस सर। आप इम्तियाज़ हैं? मैंने कहा जी सर। मुस्लिम? मैंने कहा ऑब्वियसली यस सर, अनडाउटेडली मेरा आधार कार्ड है ये। सॉरी बट यार मुस्लिम्स तो अलाउड नहीं है। इंडिया से साइड मैं जम्मू से आया हूँ, यहाँ पे आप मेरे को कैसे मना कर सकते हो? कहते नहीं जा सकते आप। देन मेरा काफ़ी दिल टूटा, मैंने कहा कि अब किसी की जो आस्था है मैं उसके साथ भी खिलवाड़ करके नहीं जा सकता ऐसे। तो मैं थोड़ा नीचे की तरफ आया, वहाँ पे एक पुजारी जी बैठे हुए थे, मैं उनके पास गया, उनके पास जाके मैं बैठा, मैंने उनसे कहा कि मतलब मैं थोड़ा रोने जैसा हो गया था। मैंने कहा देखो ये जल है मेरे हाथ में, ये मैं 6 मंदिरों से लेके आया हूँ, मेरे को वहाँ पे जाके कुंड में इसको अर्पित करना है। अब आप बताओ मैं क्यों नहीं जा सकता? आप मेरे बैग की चेकिंग कर लो, मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ, मेरी आस्था है। देन उन्होंने कहा क्यों जाना चाहते हो? मैंने कहा आप खुद बताओ मुझे, श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि ये सृष्टि का निर्माण मैंने किया है, इसमें हर एक पेड़ पत्ता हर एक व्यक्ति को मैंने बनाया है, इसका क्या मतलब है कि मुझे नहीं बनाया होगा? अगर आप मानते हो कि श्री कृष्ण ने ये कहा है कि हर एक सृष्टि का निर्माण मैंने किया, इसका मतलब ऑब्वियसली मुझे भी बनाया होगा, मैं भी उनका बनाया हुआ हूँ। अगर मुझे बनाया होगा तो आप मुझे कैसे मना कर सकते हो जाने से? देन वो मेरी बात सुन के हंसने लगे, कहने लगे तुम बच्चे हो, अभी तुम्हें पता नहीं है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। उन्होंने उनसे बात की, उन्होंने कहा यार बच्चा है जाने दो, क्यों मना कर रहे हो? तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, बोला यार चलो कोई नहीं यार तुम चले जाओ। उसके बाद मेरे को बहुत खुशी हुई, मैं आगे उसको रखा हुआ था, मैंने जो जल था मैं बहुत खुशी से वहाँ पे गया। मैं जब वहाँ पे पहुँचा तो मेरी आंखों में आंसू थे, बिकॉज मैंने रील्स में खाली देखा था कि हाँ यहाँ पे ऐसा मंदिर है, यूलाकुंड एकदम टॉप पे, और मुझे बहुत खुशी इस बात की भी थी कि बहुत से लोग यहाँ तक पहुँच नहीं पाते, बिकॉज हर एक का सपना है कि मेरे को उस यूलाकुंडा मंदिर में जाना है 12 किलोमीटर का ट्रैक करके, बट हर कोई नहीं पहुँच पाता, और मैं पहुँचा तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मैंने आस्था से वहाँ पे बैग अपना साइड पे रखा और मंदिर के राइट साइड से 3 चक्कर लगाते होते हैं वो लगाए मैंने, और जो जल था मेरे पास मैंने उसको अर्पित किया उसके बीच में, और एक पीस मिला, शांति मिली। एक्चुअली मैं कहूँगा कि जो मैं जल लेके गया था वो भी एक टास्क था, एक अंदर से पीस भी मिली, खुशी भी मिली कि हाँ जब टास्क कंप्लीट करता है तो तब इंसान को बाय डिफॉल्ट ही वो पीस आ जाता है कि फाइनली आई डिड। हाँ इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि शायद कुछ लोग माने या ना माने ये चीज़, बट मैंने एक्चुअली में वहाँ पे ना उस चीज़ को जाके महसूस किया, मैंने उस चीज़ को वहाँ पे जाके फील किया। मैंने जब वहाँ पे कर दी, वहाँ पे बहुत ठंड थी और मैं एक सिंगल टी शर्ट में था, मेरे पास उसकी वीडियोस भी हैं, तो मैं बिल्कुल एक टी शर्ट में वहाँ पे गया हुआ था। तो मैं टी शर्ट में मैंने उसको अर्पित कर रहा हूँ, ठंड है, लोग जैकेट वगैरह पहन के रखे हैं और मेरे को बैग है पीछे, मेरी सांस भी फूल रही है। मैंने अर्पित करके बाद में वहाँ पे बैठा, मैंने थोड़ा मेडिटेशन किया और मैंने वहाँ पे ना एक पावर को मैंने फील किया। तो मेरा ये मानना था कि जब मैं वो चीज़ फील कर रहा था तो मैं खुद से ये कह रहा था कि नहीं, इस दुनिया में कोई धर्म ऐसी कोई चीज़ नहीं कि जो हमारे लिए जो बाउंड्री क्रिएट कर सके, कि अगर मैं हिंदू हूँ तो मैं मस्जिद के अंदर नहीं जा सकता, अगर मैं मुस्लिम हूँ तो मैं मंदिर के अंदर नहीं जा सकता। ये खाली हमारा सोचने की तो हम सोच रहे हैं ना, भगवान ने तो ऐसा कभी नहीं सोचा होगा कि यार ये हिंदू है तो नहीं जा सकता, ये मुस्लिम है तो ये नहीं जा सकता, उसके लिए तो सारी सृष्टि एक ही है। तो उस दिन मैंने ये चीज़ समझी, मतलब उस दिन मेरे को एक्चुअली फील हुआ कि यार पढ़ना जरूरी नहीं है भागवत गीता को या कुरान को, समझना बहुत जरूरी है। जिस दिन हमने ये समझ ली ना तो हम यूनिवर्सल बीइंग में बिलीव करेंगे, हमारे लिए ये सब चीजें एक होंगी, बाउंड्री कुछ नहीं होगी, जहां मन आया बैग उठाया निकल गए। राइट, बहुत बढ़िया और काफी अच्छा लग रहा है मुझे ये सुन के। अच्छा वो वाली स्टोरी बताइए जब आप दिल्ली में थे, आई थिंक या कहीं एनसीसी के कैंप पे गए थे आप, yes. है ना, जहाँ पे आप सुबह 3 बजे उठ के मंदिर की सफाई करते थे और आपको पुजारी ने एक दिन पकड़ लिया। एक्चुअली क्या था कि मेरे को माइग्रेन प्रॉब्लम थी, माइग्रेन था जब मैं अपना टीएससी के हमारे प्रिपरेशन चल रहे थे यहाँ पे एनटीए नगरोटा में एनसीसी के, तो तब से मुझे माइग्रेन बहुत बढ़ गया था। मैं कुछ चीज़ों में था तो मेरे को काफ़ी माइग्रेन वगैरह बहुत होता था। तो प्रोजेक्ट्स जो चल रहे थे, बुक्स की टेंशन, प्रोजेक्ट्स की टेंशन बहुत ज़्यादा। तो मैं जब वहाँ पे दिल्ली में गया तो उसके बाद क्या हो गया कि हमारा 10 डेज का दिल्ली में भी था कैंप, दिल्ली कैंट के अंदर। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि लाइन एरिया को ठीक करना है, ट्रेनिंग्स करनी है, बहुत कुछ करना है। तो उसमें मेरे को माइग्रेन ना बहुत बढ़ चुका था। तो मेरे साथ एक बड़ी हुआ करता था साथ में जो हमेशा रहता था, उसका नाम था सुमित। तो मैं उसको बोला करता था यार मेरा ना माइग्रेन से बहुत दर्द हो रहा है, फटा जा रहा है। तो एक दिन मैं वैसे वॉक करते हुए हमारा डिनर हो गया था रात का, तो हम घूम रहे थे कैंट वाली साइड पे। तो मैंने देखा वहाँ पे एक जगह पे लिखा हुआ था सर्व धर्म स्थल। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा सुमित आज चलते हैं यार, वहाँ पे चलते हैं। तो हम दोनों वहाँ पे गए
और वो छोटा सा बिल्कुल एक मंदिर था, हम्म, उसके अंदर मैंने भागवत गीता भी देखी, गुरु ग्रंथ साहिब भी देखा, बाइबल भी देखी, कुरान पाक भी देखा। तो मैंने सुमित से कहा हाँ यार यहाँ पे आके बैठते हैं। तो मैं जब वहाँ पे आके बैठा तो मेरे को पूरे कैंप में जो मेरा बेड था, जो हमारा लाइन एरिया था, मुझे वहाँ पे बिल्कुल भी सुकून नहीं मिला। लेकिन जब मैं उस जगह पे बैठा तो मेरे को लगा कि यार ये कहाँ है, स्वर्ग तो यही है, यही तो शांति की जगह है। देन मैं उसके बाद वापस आया। उसके बाद मैंने पूछा कि यार मंदिर का क्या हिसाब होता है। उसने मुझे पूरा समझाया कि यार हर रोज मंदिर की साफ सफाई होती है, वस्त्र ऐसे बदलते होते हैं। मैंने थोड़ा यूट्यूब पे सर्च किया। फिर अगले दिन मैं हारून 2:30 बजे अपने वॉशरूम में जाता हूँ वगैरह, फ्रेश वगैरह होने के बाद एकदम से मंदिर में आके 3 बजे पहुंचता हूँ। मंदिर वहाँ पे साथ में एक वाटर टैप था, उससे मंदिर पूरे को साफ सफाई किया। जो अंदर कान्हा जी की मूर्ति थी उसके कपड़े वस्त्र बदले, उनका दूसरे मतलब जो नहाना वगैरह होता है वो क्या श्रृंगार वगैरह वो करके करके अगरबत्ती जला के मैं बैठा हूँ और मजे से अपना मैं उनसे लाइक शिकायतें चल रही हैं, आप बताओ तो देख लो, मतलब बातचीतें चल रही हैं। हाँ, मन ही मन में। हाँ मन ही मन में नहीं, मन ही मन में नहीं कहूंगा, मैं जोर जोर से बोल रहा था। इतने पीछे से पंडित जी आ जाते हैं। पंडित जी कहते हैं हाँ जी बेटा कौन। मैंने कहा पंडित जी मैंने सारा कुछ धो धा लिया है वगैरह, ओके कर दिया है। पंडित जी कहते हैं आपका नाम क्या है। और मैं तो सोच रहा हूँ मैं नाम क्या बताऊँ। मैंने कहा मेरा नाम निखिल शर्मा और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। निखिल शर्मा दिल्ली के रहने वाले हो। मैंने कहा हाँ जी मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। अच्छा बट तुम्हारी टी शर्ट पे तो जम्मू कश्मीर लिखा हुआ है। और मैंने कहा हाँ एक्चुअली मैं यहीं का था, देन वहाँ पे शिफ्ट हो गया। फिर उसके बाद पूछने लगे कि लाइक आप ब्राह्मण हो, पंडित हो, क्या हो। और मैंने कहा इनमें भी कास्टिज्म होता है। तो मैंने कहा जी मैं पंडित हूँ। नहीं नहीं ब्राह्मण हूँ। पंडित में कंफ्यूज हो गया था क्या बोलूँ। अच्छा कौन से वाले पंडित हो। तो मुझे तो एक ही पंडित पता है, कश्मीरी पंडित। मैंने कहा मैं कश्मीरी पंडित हूँ। अच्छा कश्मीरी पंडित कौन से हो तुम। तो मैंने कहा एक्चुअली मुझे इतना नहीं पता बिकॉज मेरे स्कूलिंग दिल्ली से हुई है, तो मैं इतना नॉलेज नहीं रखता इसके बारे में। तो कहते बेटा अगर तुम हिंदू से हो तो तुम्हें अपने धर्म के बारे में ज्ञान होना चाहिए। तो मैं थोड़ा डर गया उस दिन कि अगर मैं पकड़ा गया तो, क्योंकि मैं तो एक पॉजिटिविटी से आया हूँ, लेकिन पकड़ा गया तो पूरा फंसूंगा। तो इतने में मेरे सर इन्होंने मुझे वहां से आके निकाला, लेकिन मुझे वहां पे सही में सुकून मिला। तो हमारे सर हुआ करते थे हमारे साथ में, सुरजीत सर। उन्होंने उस टाइम जो मेरे बड़ीज थे, मतलब जो मेरा बड़ी था सुमित, उसको कहा कि हारून पे नजर रख, ये हर रोज मंदिर जा रहा है, अब कहीं ना कहीं फंसेगा। अब मंदिर जाता था तो मैं तिलक लगा के आता था, मैं बहुत शौक से चलता था कि लाइक मेरे को मेडल मिल गया है और मैं मेडल लगा के चल रहा हूँ, मेरे को तिलक लगा था तो बहुत शौक से कि मंदिर से आ रहा हूँ। अलग ही कॉन्फिडेंस होता था एकदम कि लाइक सीईओ मैं ही हूँ अब। तो जो मुस्लिम फ्रेंड्स थे वो मेरे को बोलते थे राम राम साहब ईद मुबारक। मतलब ये एक बन चुका था कि भाई मंदिर से आ रहा है, राम राम साहब ईद मुबारक। मैं हाँ ओके ओके। तो एक दिन मतलब मेरा बन चुका था कि हमारा जो लाइन एरिया था कि वो 8 बजे से पहले सारे कैडेट्स लाइन एरिया के अंदर होंगे। बट मैं मंदिर से रात का डिनर करने के बाद 11-12 बजे में लाइन के अंदर आता था। खाना खाने के बाद मैं सीधा मंदिर जाता था। तो एक दिन लाइक मैं खाना खाने के बाद सीधा मंदिर में आ गया और मैंने फ़ोन ऑफ कर दिया अपना। और मेरे को सर सुजीत सर कॉल किए जा रहे हैं जो हमारे वहाँ पे पीआई साथ में थे, और मैं फ़ोन नहीं उठा रहा हूँ। मैं मंदिर के अंदर बैठा हूँ और मैं शिकायतें कर रहा हूँ भगवान से। आपको समझ नहीं आ रहा, मैंने आपको बोला कि ये चीज़ प्रॉब्लम मुझे हो रही है, आप क्यों नहीं कर रहे हो। आप हर रोज़ देखो यहाँ की साफ सफाई करता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, आप मेरी बात नहीं मानते। इतने में मेरे बड़ी जो था सुमित सर ने उसको बोला हारून कहाँ पे है। सुमित ने पहले हिचकिचाया बताने में, उसके बाद सुमित ने कहा कि सर एक्चुअली वो मंदिर जाता है हर रोज़ वगैरह वगैरह यहाँ पे। सर ने कहा चला लेके मेरे को। सर वहाँ पे आए और मैं मंदिर में ऐसे बैठा हूँ, मेरे सामने कान्हा जी की मूर्ति है और पीछे सर ने हाथ रखा। अब मेरे को लगा कि शायद सुमित है, मैंने हाथ रखा पीछे किया। मैंने कहा सुमित अभी प्रॉब्लम मत करना, मैं भगवान से बातचीत कर रहा हूँ। तब मैं शिकायतें लगा रहा हूँ। सर कहते थोड़ी शिकायतें मुझसे भी लगा दे। तब मैंने पीछे मुड़ के देखा, मैंने कहा सर आप यहाँ पे। फिर सर मेरे को लेके आए, उन्होंने मुझे समझाया कि ठीक है तेरे को बिलीव है इनमें, अच्छी बात है, तेरा बिलीफ है अच्छी बात है, बट अगर ये चीज़ को किसी ने नेगेटिविटी में ले लिया ना तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो थोड़ा कर ले, 24 घंटे भगवान के पास रहना ये भी अच्छी बात नहीं होती, नहीं जाते होते। तब मैंने सर से कहा कि सर अगर मन की शुद्धि हो तब विधि और समय का कोई मूल्य नहीं होता। हमारा मन शुद्ध होना चाहिए और विधि और समय तो भगवान कहीं भी आ जाएंगे अगर हमारा मन शुद्ध है तो। अगर मन में ही कठोरता है तो भगवान आप चाहे बड़े से बड़े मंदिर में चले जाओ नहीं मिलेंगे। तो सर ने भी कहा कुछ ज्यादा ही हो रहा है अभी चलो लेकिन ज्यादा सीख लिया उसने ज्यादा सीख लिया, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैंने बहुत कुछ सीखा। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ कि हर कोई चीजें अलग अलग एक्सपीरियंस करनी चाहिए, बिकॉज हम इस दुनिया में अगर कुछ सीख के नहीं जाएंगे, कुछ अलग एक्सपीरियंस नहीं करके जाएंगे तो क्या फायदा। इनफैक्ट हम रहने वाले भी इंडिया के हैं जहाँ कल्चर इतना डाइवर्स है, बट इतने डाइवर्स कल्चर में अगर हम एक ही कल्चर में फंसे रहे तो कुछ नहीं सीखा। इनफैक्ट मैं तो हूँ भी जम्मू कश्मीर से, तो मेरे को है भी शौक है। आपको मैं एक बात बोलूं,
हाँ बिल्कुल अभी रिसेंटली 2-3 हफ्ते पहले मैंने एक पॉडकास्ट करा था जी पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऊपर, ठीक है। तो मैंने मैम से पूछा कि लास्ट जन्म के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, तो मैम ने मुझे बताया कि ऐसे मेडिटेशन के थ्रू होता है और ये सब होता है। तो मैंने कहा जो हम इस लाइफ में हम किसी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं, कोई चीज़ हमें बहुत पसंद आती है, हम किसी एक पर्टिकुलर भगवान की या किसी चीज़ की बहुत साधना करते हैं, तो उसका क्या कहते हो, पिछले जन्म में आपने वो किया होता है और वो आदर है कि तो उसको पूरा कर रहे होते हैं आप। तो इस कहानी से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिछले जन्म में आप हिंदू थे और आप भगवान श्री कृष्ण जी के पूजा करते थे बढ़िया सी, और कुछ आपका रह गया वो आपको मुस्लिम बनाया गया, लेकिन फिर भी आपको भगवान श्री कृष्ण के प्रति आपकी प्यार जो रह गया उसको कंप्लीट करने के लिए ये किया जा रहा है। सो इट्स ऑलवेज अ बिलीफ कि आपका कर्म है, जो रह गया उसको कंप्लीट करो। इनफैक्ट मेरे कई फ्रेंड्स हैं मुझे कई बार ऐसे बोलते हैं भाई पक्का जिस दिन तू पैदा होगा ना उस दिन हॉस्पिटल में कोई झड़प हुई होगी तो बच्चे आगे पीछे हो गए होंगे। हाँ हो भी सकता है ऐसा। नहीं, एक्सचेंज तो नहीं हो गई कहीं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप इस्लाम को पढ़ेंगे आपको उसमें पता चलेगा कि इसका रियल मीनिंग क्या है, लाइक सब्र, जो उसकी ब्यूटी है वो है क्या, अगर आप उसको समझने के लिए पढ़ेंगे तो सेम अगर आप भागवत गीता को समझने के लिए पढ़ेंगे आपको पता चलेगा। सेम अगर आप गुरु ग्रंथ साहिब जो है उसमें जो कुर्बानियां दी गई है, नेमन सोखर खावन गुण, अगर आप ये चीजें पढ़ेंगे ना आप समझेंगे आपको पता चलेगा इसमें मतलब क्या है। आपके अंदर फिर एक अलग पर्सपेक्टिव होगा, हाँ सोचने एक अलग पर्सपेक्टिव होगा, बाकियों से बहुत अलग है। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि सेकुलरिज्म से भी बहुत अलग अगर आप सोचेंगे तो तब आप लाइक अगर किसी के साथ बैठे होंगे, लाइक पुजारी जी के साथ बैठे होंगे तो आप पुजारी जी कहेगा यार ये तो बहुत बड़ा पंडित लग रहा है, किसी मुस्लिम के साथ बैठे होंगे मुस्लिम कहेगा यार ये तो बहुत बड़ा इमाम लग रहा है। इनफैक्ट मेरा मानना है कि हमको ये चीजें ट्राई करनी चाहिए तभी। राइट एग्जैक्टली सही बोल रहे हो। क्या मेरे को भी ऐसा लगता है कि अगर हमें बुक्स पढ़नी है तो सबसे पहले हमें अपनी जो हमारी प्राचीन मतलब बहुत पीछे से बुक्स चल रहा है, जैसे मैं सनातन धर्म की बात करूँ, श्रीमद् भागवत गीता, रामायण, हम ये सब चीजें पढ़ेंगे, यहीं पे सारी जो बुक्स बनी ना इन्हीं का बेस है। यहीं से फिर आप कुरान पढ़ो, मतलब जो भी आपको है, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में लाइफ को जीने का मतलब क्या है, कैसे जिया जाता है। और जिस इंसान ने ये पढ़ी ना उसकी लाइफ उसको पता है कि जो भी हो रहा है ना ये पहले से ही तय है, ये होना ही है, और उसका बिलीफ बढ़ जाता है, उसका जो माइंडसेट है ना वो एक अलग स्केल पे चले जाता है, सोचने का पर्सपेक्टिव टोटली चेंज हो जाता है इसके प्रति। मैं आपको यहाँ पे भी कहना चाहूंगा कि ना जैसे कि अभी आपने नाम लिया श्रीमद् भागवत गीता का, या भी मेरे को भी जब मैंने थोड़ा स्टडी किया तो मेरे को भी पता चला कि भागवत गीता एक अलग बुक है और श्रीमद् भागवत गीता एक अलग बुक है, बट मैक्सिमम को पता नहीं है, मैक्सिमम को लगता है श्रीमद् भागवत गीता एक ही किताब है, मगर दोनों अलग अलग है, श्रीमद् अलग है और भागवत गीता अलग है। बस ये मेरा एक पॉइंट था बस। ओके ऑलराइट। अच्छा अब बात करते हैं, आपने बुक लिखी है, ठीक है, तो सबसे पहले उस बुक का नाम बताओ हमें, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो भी मैंने ऐसे मैंने 4 बुक्स लिखी है अभी जो मैंने पब्लिश की है, उस बुक का नाम है वाई कुनन एंड पोशपोरा एन अटेम्प्ट टू डिफेम द इंडियन आर्मी। ये 91 का एक इंसिडेंट है, उस पर किताब है, और अगर कोई इंटरेस्टेड है इस बुक को, इस टॉपिक में वाई कुनन पोशपोरा में, तो आई मस्ट से जरूर पढ़नी चाहिए, बिकॉज एक इंटरनेशनल टॉपिक है जिस पे किताब लिखी गई है, काफ़ी रिसर्च करने के बाद ही बुक लिखी गई है। ओके अच्छा, सबसे पहले तो ये बताओ कुनन पुष्पपुरा है कौन से गांव, कहाँ पे, कश्मीर में कहाँ पड़ता है? क्योंकि जब मैंने पहली बार नाम सुना था आपके मुंह से तो मेरे को भी नहीं पता था। तो आई नो कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, मे बी 90% लोग जो कश्मीर से बिलोंग नहीं करते, उनको पता ही नहीं होगा इन गाँव के बारे में ना। एग्जैक्टली एक्चुअली जो कुनन पोशपोरा है ये 2 गांव हैं, ये त्रेगाम की तहसील में पड़ते हैं, डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा, और यूटी तो जम्मू कश्मीर ही है। ठीक है ओके। अब ये किताब या इसकी कहानी इंडियन आर्मी के साथ कैसे कनेक्ट हुई? मतलब ऐसा बताया जाता है या बहुत पहले न्यूज़ आई थी कि इंडियन आर्मी ने वहाँ पे जाके ऑपरेशन करा और वहाँ के लोगों ने कुछ इंडियन आर्मी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि वहाँ की औरतों के साथ इंडियन आर्मी ने वहाँ पे रेप करा। फिर आप मेरे को ये बताओ कि ये कहानी आज भी एक क्लियरिटी के साथ नहीं है और बहुत सारे लोगों के दिमाग में अभी भी यही है कि ये इंडियन आर्मी ने गलत करा, जबकि गलत नहीं करा इंडियन आर्मी ने। तो जब आप इसकी रिसर्च कर रहे थे आपको कैसे लगा कि नहीं मेरे को इसकी पे रिसर्च करनी चाहिए, मुझे इसकी सच्चाई को सामने लाना है? एक्चुअली मैं आपको अगर बताऊं कि मेरे को क्यों लगा मुझे इस पे रिसर्च करनी चाहिए, इंडियन आर्मी एक इनिशिएटिव रन करती है पूरे जम्मू कश्मीर में जिसका नाम है ऑपरेशन सद्भावना।
उस ऑपरेशन सद्भावना के अंडर इंडियन आर्मी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेती है, जैसे कि नई आर्मी के कैंप्स करना और बहुत सारे लेक्चर्स, मोटिवेशन लेक्चर्स ऑर्गेनाइज करना, बच्चों को मोटिवेशन टूर्स के लिए, NIT टूर्स वगैरह करवाना उनके लिए। तो ऐसी कुछ लेक्चर्स मैंने भी अटेंड किए थे, जिसमें मैंने सुनने में मेरे को आया और मैंने खुद से अपनी आंखों से भी देखा कि बच्चे लेक्चर्स, नई आर्मी के लेक्चर्स के बाद आर्मी के जो ऑफिसर्स होते थे या जो DCO साहब होते थे उनसे क्वेश्चन करते थे कि सर ठीक है, हम आर्मी तो ज्वाइन कर लेंगे, हम आर्मी के सपोर्ट में हैं, बट हमको बस एक सवाल का जवाब चाहिए। तो वो बोलते थे हाँ बताओ क्या, कि हमारी बहनों के साथ जो रेप किए गए कुनन पुष्परा गाँव में, उसके बारे में आप क्या कहेंगे। कई बार मैंने देखा कि यहाँ पे आर्मी ऑफिसर्स कुछ शांत हो जाते थे, जवाब नहीं दे पाते थे, जो कि एक गलत मैसेज जा रहा होता था सोसाइटी में। देन मैंने ठान लिया कि भाई मेरे को इस पे रिसर्च करनी है, मेरे को इस पे काम करना है। इनफैक्ट मैंने कई सारे लोगों से भी सुना इसके बारे में कि भाई आपको नहीं पता आर्मी ने रेप्स किए थे। इनफैक्ट मैंने सोशल मीडिया पे आर्टिकल्स पढ़े कुनन पुष्परा के रिलेटेड। जब आप नाम ही लिखेंगे कुनन पुष्परा तो हंड्रेड्स ऑफ आर्टिकल्स आ जाएंगे जहाँ पे लिखा हुआ कि आर्मी ने रेप किया। मतलब नेगेटिविटी ही दिखाई गई है, नेगेटिविटी दिखाई गई। अगर मैं आपको बताऊं कि सोशल मीडिया जो आजकल दिखा रहा है इसके बारे में, उसके हिसाब से क्या था, उसके हिसाब से था कि 23-24 फरवरी की रात 91 में इंडियन आर्मी की 4 अजपुतन राइफल्स प्लस 68 माउंटेन ब्रिगेड की जो टीम के साथ में होती है, उनको एक खबर मिलती है कि कुनन और पुष्परा गांव में कुछ आतंकवादी छुपने की संभावना है। तो उस रात को 23 और 24 फरवरी की रात को उस पूरे गांव को कॉर्डन कर दिया जाता है और सर्च ऑपरेशन के बहाने से वहाँ पे डजन्स ऑफ वुमेन के साथ में रेप होते हैं, 30, 60 और लगभग बताया गया मैक्स टू मैक्स 100 औरतों के साथ में वहाँ पे रेप किया गया। और उसके बाद आर्मी पे कई सारे चार्जेस लाए गए, FIRs वगैरह फाइल हुई, बट इनको जस्टिस नहीं मिला। ये चलाया जाता है कि रेप हुए, हंड्रेड्स ऑफ वुमेन के साथ में रेप हुए, बट अगर रियलिटी में मैं बताऊँ रेप्स हुए थे, बट वो करने वाली इंडियन आर्मी नहीं थी। यहाँ पे एक साइकोलॉजी खेली गई। अगर हम इसको थोड़ा समझें, ध्यान से समझें, तो हमको तब समझ में आएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आर्मी रेप कर रही है और वो भी इतने सारे वुमेन्स के साथ में। और इनफैक्ट आज की अगर नज़र में उस गांव को देखा जाए तो वो गांव एक ऐसा गांव है कि जो आज भी इंडियन आर्मी के साथ में सबसे ज़्यादा सपोर्ट में खड़ा है। बिल्कुल। तो इसकी रियलिटी स्टोरी ये थी कि 23 फरवरी की रात को 91 में ही 4 अजपुतन राइफल्स को कुनन गांव का रहने वाला एक लोकल एक इंफॉर्मेशन देता है कि कुनन गांव के अंदर 11 घर है जहाँ पे आतंकवादी छुपे हैं। तो यहाँ पे आके इन घरों को कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन चलाया जाए ताकि उन आतंकवादी को न्यूट्रलाइज किया जा सके। ये खबर आतंकवादियों तक भी पहुंच जाती है कि 4 अजपुतन राइफल्स की जो टीम है वो अपने कैंप से निकल चुकी है और गांव की तरफ बढ़ रही है। इतने में वो अपने वो जो एरिया जो जिस घर में वो छुप के रखे थे वो उस घरों से बाहर चले जाते हैं। आर्मी जब पहुंचती है तो उस पूरे कुनन गांव को, खाली कुनन गांव की मैं बात करूंगी, बिकॉज पुष्परा गांव में ना ही कॉर्डन हुआ था ना ही सर्च ऑपरेशन हुआ था। इसके पीछे भी एक रीजन है। तो उसको जोड़ा क्यों गया उसके साथ? बहुत ही सिंपल सा कारण था, बिकॉज दो गांवों को अगर हम जोड़ के बताएंगे कि कुनर में भी और पुष्पर में भी आर्मी ने रेप किया तो ये एक इंटरनेशनल न्यूज बन जाएगी। इंडियन आर्मी ने 2 गांव में कॉर्डन सर्च ऑपरेशन किया। उसके पीछे बहुत से रीजन है। पहले मैं ये टॉपिक कंप्लीट करना चाहूंगा कि जब वहाँ पे कॉर्डन आर्मी ने किया तब तक आर्मी ने उसके बाद 11 बजे, 11:30 बजे तक जो 4 अजपुतन के CO थे वो तराईगाम पुलिस स्टेशन से 2 पुलिस वाले भी अपने साथ में लेके आते हैं और तब ऑफिशियली कोऑर्डिनेटेड सर्च ऑपरेशन को शुरू किया जाता है। इस कोऑर्डिनेटेड सर्च ऑपरेशन में टोटल 125 सोल्जर्स थे। 4 कंपनीज में इनको डिवाइड किया हुआ था, अल्फा, ब्रावो, चार्ली और डेल्टा। इस पे मैंने एक ब्रीफली एक आर्टिकल भी लिखा हुआ है वैसे तो, अल्फा, ब्रावो, चार्ली, डेल्टा, जिसमें से 2 कंपनी जो थी इनको ओटर कॉर्डन में रखा गया और 2 कंपनीज को सर्च ऑपरेशन के लिए रखा गया। अब थोड़ा ना बहुत सारे लोगों को ये ओटर कॉर्डर क्या होता है ये समझ नहीं आता है, तो वो भी समझा दीजिए कि अंदर और बाहर ये जो भी है। ठीक है, कॉर्डन का मतलब ये होता है कि जो गांव है, गांव के बाहर से घेराबंदी कर दी जाएगी आर्मी के जवानों के द्वारा, ताकि गांव के बाहर कोई भी आतंकवादी या कोई भी मूवमेंट ना हो सके। जो गांव के अंदर है वो गांव के अंदर ही रुक जाए। जब ये कॉर्डन लग गया, कॉर्डन लगने के बाद उस जो कुनन गांव था उसी गांव की मस्जिद से इंडियन आर्मी ने अनाउंसमेंट करवाया कि गांव के जितने भी मर्द हैं वो सभी एक जगह पे आके इकट्ठे हो जाए गांव के स्कूल। तो गांव के स्कूल में अराउंड 500 से 600 मर्द जो था वो आके इकट्ठा हो जाता है उसके अंदर में। अब यहाँ पे की समझने वाली बात है कि 125 जवानों का लिस्ट आया था जिसमें से 2 कंपनी चली गई कॉर्डन के लिए, है ना। बची 2 कंपनी जो सर्च ऑपरेशन कर रही थी। उसके बाद इन्होंने जो सिविलियंस को 500-600 जो मर्द आया था एक जगह पे आके इकट्ठा हुआ था, उनके साथ में जो कम्युनिकेशन वगैरह करते हैं उनसे पूछताछ वगैरह कर रहे थे। कुछ कंपनी कमांडर्स भी थे और डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन चलाया गया और वहाँ पे आर्मी को कोई भी नहीं मिला। बट हाँ, एक AK-47 राइफल मिली थी जिसमें एक राउंड वगैरह भी थे, एक वहाँ से रिकवर की गई थी सर्च ऑपरेशन के दौरान।
जब ये सारा काम खत्म हो गया, सर्च ऑपरेशन सक्सेसफुली खत्म हो गया, उसके बाद आर्मी के एक्चुअली एक साथ में आरएमओ भी गए हुए थे। आरएमओ मतलब रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर, जो कि डॉक्टर होते हैं आर्मी जी के। जी जी। कॉर्डन के बाद में उनका प्लान था कि जो जो मर्द वगैरह हैं गांव में, जिनको कुछ प्रॉब्लम छोटी मोटी है, तो वो चाहें तो आरएमओ से दवाइयाँ ले सकते हैं, है ना, दवाइयाँ वगैरह अपनी ले सकते हैं। कॉर्डन के बाद में जब आर्मी को वहां से कुछ भी नहीं मिला वेपन के अलावा, तो आर्मी ने उस कॉर्डन को खत्म किया। कॉर्डन खत्म होने के बाद वहां से गाँव के जो एक लंबरदार थे, उनसे एनओसी साइन करवाई गई, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। वो खत्म, सर्टिफिकेट को साइन करवाने के बाद आर्मी ने कॉर्डन खत्म किया। और सुबह के टाइम पे 68 माउंटेन ब्रिगेड कमांडर, जो कि ब्रिगेडियर रैंक ऑफिसर होते हैं, वो भी इस कैसों को देखने आए थे, मतलब ये कॉर्डन सर्च ऑपरेशन को देखने के बाद वो वहां से चले गए थे। आर्मी के जाने के बाद ये अफवाह उठी कि भाई कुनन पोशपोरा गांव में आर्मी ने डजन्स ऑफ वुमेन के साथ में रेप किया। नंबर बताया गया 23, देन नंबर राइज हुआ 30, देन 60, देन 100। पाकिस्तान टुडे ने अपना एक आर्टिकल निकाला जिसमें पाकिस्तान टुडे ने बताया कि 150 वुमेन्स के साथ में रेप हुआ। अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा लॉजिकली सोचें, अगर मान भी लिया जाता है कि आर्मी ने रेप्स किए, तो कुछ चीजें हैं जिनका सवाल, जो एक मेरे मन में जिनका सवाल है, जिनका जवाब नहीं मिला। पोशपोरा का नाम क्यों जोड़ा गया? जब मैं अपनी ग्राउंड रिसर्च के लिए गया था, पोशपोरा के लोगों ने खुद कहा, इनफैक्ट कुनन के लोगों ने भी खुद कहा कि जब 91 में ये इंसिडेंट हुआ, पोशपोरा का नाम जब साथ में जोड़ा गया, हम खुद शॉक में थे, जबकि पोशपोरा में तो कॉर्डन भी नहीं लगा था और सर्च ऑपरेशन भी नहीं लगा था। अब इसमें अब जो लोग कहेंगे कि लाइक पोशपोरा में तो कॉर्डन लगा था, अब शायद पोशपोरा के लोग नाम नहीं ले रहे, बट लगा था। अगर जो लोग ये कहते हैं, जो कुनन गाँव है वो 1.5 किलोमीटर के रेडियस में फैला हुआ है। अगर हम पोशपोरा को भी साथ में मिला लें तो ये अराउंड 5 किलोमीटर के रेडियस में ये दोनों गांव फैले हैं। अगर पोशपोरा को भी साथ में ले लिया जाए तो टोटल 125 जवान के लिए भी, उनमें से दो कंपनीज बट गई थी, जो बाहर कॉर्डन में थी, खाली कुनन गांव में। लेकिन अगर हम पूरे के पूरे 125 जवानों को भी बाहर कॉर्डन के लिए रख दें, तब भी पोशपोरा गांव को कॉर्डन, पूरे कुनन और पोशपोरा गांव को कॉर्डन करना बहुत टफ है, क्योंकि कम है ना, बिकॉज हाँ जवानों की संख्या बहुत कम है। 125 जवानों के लिए कुनन और पोशपोरा दोनों गांव को कॉर्डन करना बहुत टफ है, सिर्फ 125 जवानों के लिए। तो पहले तो ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि सिर्फ 125 जवान 500 किलोमीटर के रेडियस में फैले हुए दो गांव कुनन और पोशपोरा को कॉर्डन करेंगे। और जब 125 जवानों के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है, तो सर्च ऑपरेशन तो बहुत दूर की बात है। तो ये बात तो मुझे पहले ही वहां पर जाके वेरीफाई होगी। इनफैक्ट मैं खुद शॉक में था कि भाई हर जगह मुझे पोशपोरा नाम सुनने को मिल रहा है, बट पोशपोरा के लोग और कुनन के लोग तो खुद कह रहे हैं कि यहाँ पे तो पोशपोरा में ना ही कॉर्डन लगा था, ना ही सर्च ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद जब मैं कुनन गांव की तरफ गया तो कुनन गांव के लोगों ने कहा कि कुनन गांव में उस दिन कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन लगा था। उस बात को मैंने वेरीफाई किया कि खाली कुनन में हुआ था, पोशपोरा में नहीं हुआ। फिर यहाँ से मेरे को चीजें समझने में आने लगी कि ये किस तरफ चीजें को लेके जाया जा रहा था। 23-24 को अगर ये कॉर्डन लगाया जाता है, 28 फरवरी को 27-28 फरवरी को गांव के लोग जाके 68 माउंटेन ब्रिगेड में जाके वहाँ पे आर्मी को जाके उनको रिपोर्ट करते हैं कि हमारी औरतों से रेप हुआ। एक बुक आई थी, डू यू रिमेंबर कुनन पोशपोरा, उसमें ये डेट्स मेंशन की हुई कि 28 फरवरी को गांव के लोगों ने जाके वहाँ पे जो कमांडर साहब थे, 68 ब्रिगेड कमांडर थे, उनको जाके बताया कि हमारी औरतों के साथ रेप हुआ। 23-24 को अगर रेप हुआ, देन 25, 26, 27 इतना डिले क्यों किया गया? सबसे पहला पॉइंट तो ये आता है। देन उसके बाद 5 मार्च को जाके जो वहाँ के लोकल मजिस्ट्रेट थे SM यासीन, उनको जाके रिपोर्ट किया गया। अगर 23-24 को इंसिडेंट हुआ, देन इतना डिले क्यों किया गया? देन 7 मार्च को SM यासीन जो होते हैं गांव में आते हैं। 17 मार्च को चीफ जस्टिस फारूकी, जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के होते हैं, वो एक टीम के साथ में आते हैं। 18 मार्च को DC वजाद हबीबुल्ला आते हैं। SM यासीन एक लेटर लिखते हैं DC वजाद हबीबुल्ला को, जिसमें ये बताते हैं कि कैसे आर्मी ने ब्रूटली वहां पे औरतों के साथ में रेप किया। अच्छा। और वो लेटर लीक होके मीडिया में चले जाते हैं। अच्छा। अब यहाँ पे चीजें समझने वाली है कि ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है कि SM यासीन एक लेटर लिख रहे हैं, वो लेटर कैसे मीडिया में चला जा रहा है? कहीं ना कहीं ये तो एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि आर्मी को डिफेम करने का ट्राई करना, बिकॉज एक लेटर का मीडिया में लीक हो जाना, हाउ इट्स पॉसिबल? वो भी आर्मी का, वो भी लाइक एक एडमिनिस्ट्रेशन लिख रही है, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एक सीक्रेट लेटर लिख रही है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर है, जो कि सिर्फ DC वजाद हबीबुल्ला जो है कुपवाड़ा के जो उस समय थे, उन्हीं को खोलना है, बट वो कहीं और खुल के देन मीडिया में खबर निकल जाती है। उसके बाद जब वो आते हैं, सबसे पहले चीज नोट डाउन क्या की जाती है, 23 वुमेन्स को 7 मार्च को रिपोर्ट करते हैं खुद SM यासीन की। 23 वुमेन्स सामने आती है कि हमारे साथ रेप हुआ। जब ये टीम जाती है चीफ जस्टिस फारूकी की गांव के अंदर, वो देखते हैं कि 23 से नंबर राइज हो चुका है, नंबर बढ़ चुका है। देन उसके बाद 18 मार्च को जब DC वजाद हबीबुल्ला जाते हैं, वो खुद देखते हैं कि नंबर दोबारा से बढ़ चुका है। देन वो उस समय कह देते हैं कि ये जो
नरेटिव जो यहाँ पे वुमेन्स बता रही हैं, जैसे कि पहले मेरे को जो लेटर में आया, लेटर में 23 वुमेन्स का नाम आया, अब 23 से ये नंबर अचानक से बढ़ गया और नंबर राइज हो रहा है। इनफैक्ट गांव की हर एक लड़की कह रही है कि हमारे साथ रेप हुआ, तो उन्होंने कह दिया कि ये एक नरेटिव है, बिकॉज आर्मी को डिफेम करने का ट्राई किया है। और इस बात में मैं आपको इसलिए भी बताऊंगा बिकॉज ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप समझेंगे कि 2 कंपनी स्क्वाड्रन में हैं, आर्मी मतलब 2 कंपनी स्क्वाड्रन में चली गई अराउंड, तब हमारे पास 50-60 जवान बचे। 50-60 जवान में से भी अराउंड 10 लगा लीजिए आप जो सीओ के साथ क्यूआरटी में रहते हैं, क्विक रिएक्शन टीम में जो सीओ की प्रोटेक्शन रहती है, उसमें से कुछ एक कमांड पोस्ट गांव के अंदर सेटअप की गई थी, 10-15 जवान वहाँ पे थे। बचते हैं हमारे पास कोई 30-40 जवान। 30-40 जवान भी अगर वहाँ पे डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन कर रहे थे, कुछ आर्टिकल्स में बताया गया कि गाँव के जो जब वहाँ पे कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चल रहा था, गाँव के मर्दों का कहना था कि हमारे घरों से हमको चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। तो ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है कि 500-600 मर्द एक जगह पे इकट्ठे हैं, उनके घरों के अंदर रेप हो रहे हैं और उन सिविलियंस में और आर्मी में कोई हाथापाई नहीं हो रही? उस रात कोई फायर ओपन क्यों नहीं हुआ? कोई सिविलियन कैजुअलिटी कैसे नहीं हुई? कोई आर्मी कैजुअलिटी कैसे नहीं हुई? अगर इतने सारी वुमेन्स के साथ में रेप हो रहा था, आर्मी कैजुअलिटी बनती थी, कोई आर्मी का जवान इंजर्ड हो सकता था, सिविलियन इंजर्ड हो सकता था, बट ऐसा कुछ भी सुनने को नहीं मिला। अगर आप पिछले कुछ कश्मीर में इंसिडेंट्स देखेंगे, हंदवाड़ा में एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे एक स्कूल की बच्ची जो होती है अपने घर की तरफ जा रही थी, कुछ लड़कों ने उसको रोक लिया। उस पे कुछ एलिगेशन वगैरह चले थे कि लाइक तुम्हारा आर्मी के एक जवान के साथ चक्कर चल रहा है। देन वहाँ पे हंदवाड़ा में साथ में एक आर्मी की पोस्ट थी, उसको जलाने का ट्राई किया गया और उसमें कुछ सिविलियंस की डेथ हो गई थी। बाद में उस लड़की का इंटरव्यू सामने आया था कि मुझे कुछ सिविलियंस के द्वारा फोर्स किया गया था कि मैं आर्मी पे एलिगेशन लगाऊं कि उन्होंने मुझे छेड़ा है। अगर इस इतने से छोटे से इंसिडेंट की वजह से सिविलियंस की डेथ हो गई, आर्मी के साथ मुठभेड़ इतना ज्यादा हो गया, देन 91 में इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, और ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक भी सिविलियन की कैजुअलिटी, एक भी फायर तक ओपन नहीं हुआ? बिकॉज 500-600 मर्द थे एक जगह पे। अब ऑब्वियसली कुछ लोग कहेंगे कि लाइक आर्मी के पास वेपन्स होते हैं और कौन ही वेपन के बंदे के साथ में भिड़ेगा। मैं बहुत ही सिंपल सी सिचुएशन देना चाहूंगा। अगर मेरे फादर हैं, चाहे मैं अगर एक 15-16 साल का बच्चा ही क्यों ना हूँ, मेरे फादर को कोई अगर गले से भी पकड़ेगा, चाहे वो बंदे सामने वाले के पास में वेपन होगा, चाहे वो आर्मी में होगा, नेवी में होगा, पुलिस में भी होगा, अगर वो मेरे फादर को गले से पकड़ेगा, मैं नहीं देखूंगा ये फोर्स में है, मैं तुरंत उस पर एक्शन लूंगा, मैं भी उसको गले से पकड़ूंगा। बात की बाद में देखी जाएगी, चाहे मुझे उठा के जेल में डाल दिया जाए तब की तब देखी जाएगी, लेकिन मैं भी तब एक्शन लूंगा उस समय। बट उस टाइम उनके घरों से चीखने की आवाजें आ रही हैं और यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा भी एक्शन नहीं लिया गया। एक भी सिविलियन नहीं आके ये कह रहा है, इनफैक्ट इंसिडेंट के बाद भी नहीं आके कह रहा है कि देखो मेरी बाजू तोड़ दी, आर्मी ने मुझे मारा है की तरह, मैं अपने घर पे अपनी वाइफ को छुड़ाने के लिए जा रहा था। इनफैक्ट मैं कुछ विक्टिम्स से मिला था वहाँ पे, रेप्स हुए थे, जो मैं ये बात कह रहा हूँ वो मैं ये क्यों कह रहा हूँ। अच्छा, रेप्स किसने करे थे? मिलिटेंट्स ने? हाँ, यस, मिलिटेंट्स ने किए थे। अब ऑब्वियसली कुछ लोग कहेंगे कि अगर आर्मी का कॉर्डन लगा तो रेप कैसे हो सकते हैं? ये तो वो उससे पहले करे होंगे ना रेप, या सेम डे? सेम डे पे ही रेप हुए। कैसे हुए थे बताओ? एक्चुअली में स्टोरी ये हुई थी कि जब सर्च ऑपरेशन के दौरान आर्मी को कुछ भी नहीं मिला था, तो जो कंपनीज थी जो सर्च कर रही थी, जब उन्होंने ये चीज़ वेरीफाई की सीओ के सर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो सीओ ने क्या किया, जो कॉर्डन था, कॉर्डन को हटा दिया था उससे। जब गाँव में कुछ मिला ही नहीं, कोई एक्टिविटी वैसी थी नहीं, तो कॉर्डन को हटा दिया गया, कॉर्डन कंपनी को वापस भेज दिया गया। तो जो पीछे के घर थे, जो स्टार्टिंग में गाँव के बाहर की तरफ जो घर थे, वहाँ पे रेप्स हुए थे कुछ औरतों के साथ में। और जब मैं उन विक्टिम से मिला था, उनका कहना था कि हमारे घर पे सर्च पार्टीज 2 बार आई थी। तो जब मैंने उनसे सवाल किया कि क्या जो पहली बार सर्च पार्टी आई थी या दूसरी बार भी वही आई थी, उन्होंने कहा था नहीं, जो पहली बार जवान आया था वो सर्च करके चला गया था, और दूसरी बार वही जवान नहीं है, दूसरी बार अलग जवान आया था। तो मैंने कहा आप कैसे कह सकते हो कि वो आर्मी वाला ही था? उन्होंने कहना था वर्दी से, यूनिफॉर्म से। मैंने यूनिफॉर्म से पहचाना कि वो आर्मी वाला था। अच्छा। मैंने कहा कि फिर उनमें से एक औरत थी, उसने कहा कि जब दूसरी बार मेरे दरवाजे को खटखटाया गया तो मेरे को लगा कि मेरा जो घर वाला गया हुआ जिसको आर्मी ने बाहर बुलाया वो वापस आ गया। तो मैंने उसको कश्मीरी में कहा कि मैं आती हूँ, तो मुझे कश्मीरी में रिस्पॉन्स मिला, जल्दी दरवाजा खोलो, मैं बाहर सर्च ऑपरेशन के लिए हम दोबारा से। तो मेरे को यहाँ पे सुनने को मिला कि जब दोबारा से उसको सर्च ऑपरेशन के लिए पार्टीज आ रही हो, कश्मीरी में रिस्पॉन्स मिल रहा है, ऑब्वियसली वो मिलिटेंट्स हैं। बिकॉज सबसे बड़ी तो बात यही है कि लाइक उस समय जो आर्मी हर बार अपना यूनिफॉर्म का पैटर्न क्यों बदलती है, कहीं ना कहीं एक रीजन ये भी होता है बिकॉज मिलिटेंट्स वो सेम यूनिफॉर्म पहन के गलत काम करते हैं और आर्मी का नाम आ जाता है। लेकिन इसमें समझने वाली एक ये वाली बात भी है ना कि अगर आर्मी वहाँ थी तो मिलिटेंट्स आर्मी की यूनिफॉर्म में वहाँ कैसे सर्वाइव करते? क्योंकि आर्मी ने तो उससे पहले जो सर्च ऑपरेशन स्टार्ट करा था, वो कहाँ छुपे हुए थे? या तो वो कहीं छुपे थे, एक ये हो सकता जो इंडियन आर्मी सर्च नहीं कर पाई उस टाइम पे, या वहाँ तक पहुँची नहीं, कुछ भी हो सकता है।
या तो फिर जब इंडियन आर्मी आगे चलेगी होगी तो पीछे से वो आगे, लेकिन आपने बोला कि ऑलरेडी बाहर वो लगा हुआ था, कॉर्डन था, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। तो बीच में कंफ्यूजन अभी भी है। देखिए ये चीज़ समझने वाली होगी। एक बीच में एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि आर्मी अगर अपने कैंप से बाहर एक जगह की पे कॉर्डन के लिए जा रही है या सर्च ऑपरेशन के लिए जा रही है, तो वो कैसे जा रही है? आर्मी को सपना तो नहीं आ रहा। नहीं, उसको तो वहीं मिला का ही है। एक लोकल है, वहीं का एक लोकल है, कुरन गाँव में एक लोकल है जो कह रहा है कि सर मैं कुरन गाँव में रहता हूँ और इस घर में आज कुछ गड़बड़ है, तो आपको यहाँ पे सर्च ऑपरेशन के लिए आना होगा। तो वो सर्च ऑपरेशन के लिए वहाँ पे आए, और जब तक वो सर्च ऑपरेशन के लिए आर्मी की पार्टीज आ रही थी, यहाँ पे इनको भी खबर मिल गई थी कि सर्च पार्टीज आ रही हैं। तो उन्होंने वो गाँव खाली करके गाँव के पीछे निकल गए, बिकॉज उनको पता था कि कॉर्डन लगेगा तो आउटर कॉर्डन नहीं लगेगा, बिकॉज आर्मी रात के समय में तो खेत वगैरह में जाके सर्च नहीं करेगी, वो घरों में सर्च करेगी, इसलिए वो वहां से निकल गए। एक और पॉइंट मैं इसमें कहना चाहूंगा, आपको ये बताना चाहूंगा कि उस समय ये आर्मी पे एलिगेशन लगाए क्यों गए थे। क्यों लगाए? एक्चुअली में जो JKLF का फाउंडर था मकबूल भट्ट, 84 में उनको फांसी हो गई थी मकबूल भट्ट को। JKLF को सपोर्ट इतना मिल नहीं रहा था, उसकी नींव भी टूट रही थी। कहीं ना कहीं ये बिकॉज जो कुरन पोशपरा का जो गांव है वहां से अराउंड 1 से 1.5 किलोमीटर की ही दूरी पे मकबूल भट्ट का घर भी है। सबसे बड़ा रीजन ये था आर्मी पे एलिगेशन लगाने का कि अगर आर्मी पे एलिगेशन लगाए जाएंगे रेप के, और अब आप इस चीजों को लिंक कीजिएगा तो वहां के लोग भी खिलाफ हो जाएंगे। हाँ, आर्मी के खिलाफ हो जाएंगे। यासीन मलिक जो लेटर लिख रहा है बजाज हबीबुल्लाह को, उस लेटर का लीक होके मीडिया में जाना, उसके बाद आर्मी पे एलिगेशन लगाने कि आर्मी ने रेप्स किए हैं, और उसके बाद क्या हो गया, पूरे कश्मीर में एक आक्रोश आ गया, हमारी बहनें सेफ नहीं है, हमारी बहनों के साथ रेप हो रहा है, और लोग आर्मी के अगेंस्ट हो गए बिना ये सोचे समझे कि अगर गांव में 500 से 600 सिविलियंस की ऑलरेडी स्ट्रेंथ है, उनकी इस घरों में रेप हो रहे हैं, तो हाउ इट्स पॉसिबल कि एक भी सिविलियन इंजर्ड नहीं हो रहा, फायर एक बुलेट तक ओपन नहीं हो रही है। अब ऐसा तो नहीं है कि 125 के 125 जवान ही 500 मर्दों के ऊपर होंगे, ऑब्वियसली इनके 7-8 ही जवान होंगे जिन्होंने उनको कंट्रोल किया होगा, भाई आप लोग यहाँ बैठो। और आज कैसे वही सेम, इनफैक्ट अगर आज भी आप उस गांव में जाएंगे, वहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली हैं। अच्छा। उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की इस बुक को लिखने में, और आई मस्ट से मैं ये कहना चाहूंगा, और बहुत से इनफैक्ट लोग कहते हैं कि हम कैसे मान लें भाई तुम्हारी रिसर्च जो ऑथेंटिक है। मैंने अभी यही पूछना था कि अभी सबसे पहले तो ये सवाल कि रिसर्च कैसे स्टार्ट करी आपने, ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या था, देन उसके बाद आपने जो रिसर्च करी इस पे हम कैसे पता चलेगा कि यार ये बहुत ऑथेंटिक है, प्रॉपर रियल है, सही स्टोरी बता रहे हो। लोग ये भी तो कह सकते हैं शायद आप आर्मी के साथ मिले हो, आप एनसीसी में हो, तो आप उनकी कहानियां बता रहे हो, सही, ऐसे भी तो हो सकता है। बिल्कुल, है ना, आपने उनके उसमें आके किसी आर्मी ऑफिसर ने बोला होगा कि तुझे ये लिखना है, तू बोल देना ये आके, ऐसा भी तो हो सकता है ना। हाँ, तो आप बताओ कैसे ये ऑथेंटिसिटी मानी जाए, या कैसे ये रियल मानी जाए कि आप जो रिसर्च करके लाए वो बिल्कुल सही है। मैं बहुत ही सिंपल वे में कहना चाहूँगा, ऑथेंटिसिटी का मतलब होता है, जब हम ऑथेंटिसिटी की ऐसे टॉपिक्स पे बात करते हैं तो वहाँ पे बात आती है न्यूट्रल की, कि ये किताब हमको न्यूट्रल रह के लिखनी है। सिविलियन पर्सपेक्टिव भी सुनना है, आर्मी का पर्सपेक्टिव भी सुनना है। आर्मी यूनिफॉर्म पहनी है, इट डजंट मीन कि उनको बोलने का कोई हक नहीं है, अगर उन पे कोई एलिगेशन लगाए जाए, इट डजंट मीन कि वो बोल नहीं सकते क्योंकि वो यूनिफॉर्म है। एक बुक का ही उसको बहुत ऑथेंटिक माना जाता है, डू यू रिमेंबर कुरन पोशपरा। अगर आप भी वो किताब पढ़ेंगे, ये किसने लिखी है? ये वहीं के कुछ राइटर्स हैं कश्मीर की। अच्छा। ये 5 ऑथर्स हैं जिन्होंने ये किताब लिखी है। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूंगा बाद में आपकी वाली और इनकी वाली बुक में डिफरेंस क्या है, कहानी में क्या अलग है? मैं आपको बीच में बता देता हूँ। कहानी बस ये है कि उन्होंने एक सिंगल पर्सपेक्टिव डाला है, खाली वहाँ के सिविलियन का। हाँ, वहाँ के सिविलियंस का। और मैं नहीं कहता है कि उनकी बुक प्रॉपर रिसर्च बुक है। उनकी बुक्स में कहीं की जगह पे उन्होंने मेंशन किया कि आज भी गांव की औरतों को एक गलत निगाह से देखा जाता है, वहाँ पे कोई शादी नहीं करता। अच्छा। जब मैं रिसर्च के लिए वहाँ पे गया, मेरे को वहाँ पे हंदवाड़ा की औरतें मिली, मेरे को वहाँ पे बारामूला की औरतें मिली, जहाँ पे उनकी शादी हो रखी है उस गाँव के अंदर, कुरन गाँव के अंदर। उन्होंने लिखा कि कुरन पोशपरा गाँव में कॉर्डन हुआ, सर्च ऑपरेशन हुआ, देन वहाँ पे रेप्स हुए। पोशपरा के लोग मानते ही नहीं है कि यहाँ पे कॉर्डन सर्च ऑपरेशन हुआ, उस रात सब लोग हंसते हैं। और जब मैं कुरन में गया, कुरन में हुआ, कॉर्डन लगा, सर्च ऑपरेशन हुआ, बट लोग आज भी वहाँ पे आर्मी के साथ बहुत प्यार से रहते हैं। मेरी बुक ऑथेंटिक है, मैं क्यों कहूँगा, पहले मैं आपको रीजन बताऊंगा कि मेरी बुक पहले तो न्यूट्रल है। वो क्यों, इसका मतलब होता है कि अगर एक एलिगेशन लगा है एक पार्टी पे, और पार्टी 1 पे और पार्टी 2 पे, पार्टी 1 की हम बात सुन के उस पर रिपोर्ट लिख रहे हैं, पार्टी 2 की बात ही नहीं सुन रहे। अगर आपने पार्टी 1 की बात सुन के पूरा अपना रिपोर्ट जजमेंट दे दिया, देन फिर आपकी बुक न्यूट्रल कैसे है, बिकॉज पार्टी 2 के पास तो ये तक नहीं है। मैंने आर्मी पर्सपेक्टिव भी सुना, बिकॉज वो सुनना जरूरी था। अगर मेरे को एक न्यूट्रल और एक ऑथेंटिक बुक लिखनी थी, मेरे को दोनों की चीज सुननी थी, दोनों बोल क्या रहे हैं। तो उस टाइम के जो उस ऑपरेशन में गए थे आर्मी ऑफिसर या जवान,
किसी से मिले आप क्या? मैं आपको ये कहूँगा कि कुछ जवान थे, कुछ ऑफिसर्स थे जो मेरे साथ टच में थे, हम्म जो 68 माउंटेन ब्रिगेड का कहा जाता है हम्म कि अब उस ब्रिगेड को क्या सस्पेंड कर दिया गया एक तरह से, क्या ब्रिगेड वहाँ पे कभी दोबारा आ ही नहीं सकती। मैं कहना चाहूँगा कि 68 माउंटेन ब्रिगेड 91 में जहाँ पे पोस्टेड थी, जिस लोकेशन पे थी, 68 माउंटेन ब्रिगेड आज भी उसी लोकेशन पर है। पर वो क्यों कहा जाता है कि उसको सस्पेंड किया जाता है? ये एक रूमर फैलाया जा रहा है ना, रीजन? ये इसलिए कि भाई आर्मी ने वो सच में किया था। अच्छा, कि भाई लोग उनके ऊपर ये हाँ एलिगेशन लगी है? एलिगेशन थे और इस वजह से आर्मी ने उनको वहां से निकाल दिया। ओह, और मेरी बुक ऑथेंटिसिटी का मैं सबसे बड़ा यही कहूंगा कि कुनन और पोशपरा जो गाँव है, वहाँ के कुछ ऐसे लोग हैं, बुक को कंप्लीट करने के बाद मैंने उस बुक को वहां से रिव्यू करवाया अच्छा, कि मैं इसको पब्लिश करने के लिए जा रहा हूँ, अब आप लोग इस किताब को पढ़िए और मुझे बताइए कि इसमें ऐसी कोई लाइन है, ऐसी कोई बात है जो आप चाहते हैं कि मैं इसको डिलीट कर दूं, तो मैं कर सकता हूँ। उन्होंने उस किताब को पढ़ा, उन्होंने 1 हफ्ता 2-3 हफ्ते का उन्होंने टाइम लिया, उन्होंने उस पूरी किताब को रिव्यू किया। उन्होंने उसके बाद मुझसे कुछ ने कॉल करके मुझे कहा कि किताब बहुत ही बढ़िया है और ये जैसी है इसको बिल्कुल ऐसे ही रखना। कुछ ने सजेस्ट किया कि इसको उर्दू वर्जन भी निकालना, तो उर्दू वर्जन भी उसका आने वाला है। 1-2 हफ्ते में वो अमेज़न पर अवेलेबल हो जाएगा। जो लोग उर्दू वर्जन समझते हैं, उर्दू का समझते हैं, इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं, उनके लिए उर्दू वर्जन अवेलेबल हो जाएगा, उर्दू पढ़ सकते हैं। बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि न्यूट्रल का मतलब यही होता है जब हम दोनों पक्षों को सुनें। मैंने अपनी किताब में आर्मी का पक्ष भी रखा है, मैंने अपनी किताब में सिविलियंस का पक्ष भी रखा है और मैंने अपनी किताब में अपना पक्ष भी रखा है। मैं सिविलियंस से जाके मिला हूँ, मैंने रिसर्च किया है, उसका सबसे बड़ा प्रूफ यही है कि मैंने उस किताब को वहाँ से रिव्यू करवाया है। अगर मैंने नहीं करवाया तो आई डोंट थिंक सो कि मैं आपके पॉडकास्ट पे बैठ के ये बात कह रहा होता कि मैंने ये किताब पब्लिश होने से पहले उनको बोला कि पढ़ के मुझे बताओ कैसी है। अरे ये तिलक वाली स्टोरी क्या थी ड्यूरिंग योर रिसर्च? ये एक्चुअली मेरा कोड ऑफ कंडक्ट था। क्या है कोड ऑफ कंडक्ट? कोड ऑफ कंडक्ट किसने बोला आपको तिलक लगा के जाओ भाई रिसर्च करने? एक्चुअली क्या है कि लाइक जब मैं कुनन पुष्परा में रिसर्च के लिए गया था, तो पहले जब मैं लाइक हम सिविल में जाते थे, तो जब हम किसी से बातचीत करते थे तो पहले वो हमसे पूछता था आप लोग कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या काम है। तो हमारा टाइम निकल जाता था इंट्रोडक्शन देने में ही। कई लोग बात नहीं करते थे, बोलते थे यार पता नहीं कौन है, कहाँ से आ गया। देन मैंने कहा यार अब थोड़ा ना गेटअप चेंज करना पड़ेगा। अगले दिन मैंने ये सेम ड्रेस मुफ्ती वगैरह पहना एंड आई रियली थैंक टू माय एडीजी और जो हमारे सर थे एडीजी और मेजर जनरल अनुपेंद्र बेबी सर, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरे इस प्रोजेक्ट के दौरान में। देन मैंने मुफ्ती वगैरह अपना पहना, मुफ्ती वगैरह पहन के मैंने जाना और तिलक लगाना। तो जब भी किसी ने देखना उसने बोलना यार हिंदू है, ड्रेस पहन के रखा, पक्का कोई फौज का बंदा होगा जो कैंप से आया। तो मैंने जाकर थोड़ा जो कश्मीरी थोड़ी बहुत सीखी थी, मैं वो कहता था अस्सलाम वालेकुम चाचा, जोचुआ ठीक, असल पैट कोश पैट। तो वो भी कहते थे वालेकुम अस्सलाम, तो ठीक, मैं हाँ ठीक ठीक। तो वो कहते थे कि आप कहाँ से आए हो कश्मीरी में, तो मैं कहता था मैं ब्रिगेड से आया हूँ। अच्छा ब्रिगेड से आए हो, तो मजाक में एक ही बार पूछते थे, जैसे हम किसी को पूछते हैं चाय पियोगे, तो कहते थे चाय पियोगे, कहता हाँ आवा चाय पिएंगे। तो अपने प्रोजेक्ट के दौरान में एक दिन में कम से कम 30 से 40 कप चाय की पीता था। 30 से 40 घरों में जाते होंगे फिर आप? हाँ बिल्कुल, बिकॉज मैं ये कहना चाहूँगा कि कुनन पुष्परा का ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पे मैं नहीं गया, एक्सेप्ट कुनन गांव के जामिया मस्जिद के जो इमाम साहब होते हैं उनके घर को छोड़ के। बिकॉज मैं उनके गेट पे खड़ा था, मेरे को कॉल आ गया था तो मेरे को निकलना पड़ गया था वहाँ से। तो मैंने घर पे जाके चाय पीनी और उनसे फ्रेंडली एक माहौल बनाना, तभी तो स्टोरी सुनाई जाएगी। हाँ तभी तो स्टोरी सुनाई जाएगी। और वो मुझे बताते थे सब कुछ। और इनफैक्ट ऑब्वियसली कुछ लोग ये भी कहते हैं कि लाइक अब कोई आपको सच नहीं बताएगा, लोग डरते हैं। एंड आई डोंट थिंक सो कि जो मुझसे डर रहा होगा मुझे आज भी कॉल करेगा, हाँ मुझे आज भी कॉल करके वो तो यही कहेगा कि यार मैं से डरता हूँ तो मैं इसका नंबर है, कॉल आते तो अवॉइड करूँ। इनफैक्ट वहाँ के लोग खुद मुझे कॉल करते हैं। अच्छा। हम जब रिसर्च पे थे तो बर्फ पड़ रही थी, मैंने तिलक लगाया हुआ था। तो कुनन जहाँ पे 91 में अनाउंसमेंट करवाया गया था जिस मस्जिद से, उस मस्जिद के अंदर मैं अपनी जो मेरे साथ में को-ऑथर थी कोमल वर्मा, मैं उनके साथ में उस मस्जिद के अंदर गया था। वहाँ के इमाम साहब ने हमारा वेलकम किया था। जब उन्होंने हम हमाम के अंदर बैठे हुए थे, इमाम साहब ने कहा आप कौन, कहाँ से? तो मैंने कहा इमाम साहब ऐसे ऐसे मैं यहाँ से आया हूँ, कुनन पुष्परा किताब की रिसर्च के लिए आया हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा अभी असर की नमाज का टाइम होने वाला है। तो मैंने तिलक लगाया हुआ था, तो मैंने उनसे कहा कि अगर आपकी परमिशन हो तो क्या मैं नमाज पढ़ सकता हूँ उनके साथ? उन्होंने कहा कि अगर हमने आपको परमिशन दे दी तो आप कहोगे कि जबरदस्ती कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मेरी आस्था है, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मुझे इस्लाम के बारे में बहुत नॉलेज है। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। तो मैंने कहा मैं पहले वुज़ू बना लेता हूँ। तो मुझे शौक होकर देख रहे हैं वो, कहते हैं यार आप कैसे हिंदू हो जिसको इतना पता है कि नमाज से पहले हम वुज़ू बनाते होते हैं, मुँह हाथ धोते होते हैं, फ्रेश होते हैं। तो मैंने कहा आप बोलो तो मैं कर लेता हूँ। जब मैंने उनके साथ नमाज़ पढ़ी, वहाँ पे मैं नमाज के लिए खड़ा हुआ। नमाज के बाद हम जब वहाँ पे आके बैठे, उन्होंने मुझसे कहा आपका नाम क्या है? तो मैं सोचने लगा इनको नाम कौन सा बताऊँ। तो मैंने बताया मेरा नाम हारून इम्तियाज़ है, मुस्लिम हूँ।
तो उन्होंने मुझसे बहुत खुल के बात की। लोग बहुत कुरनपोशपुरा के लोग बहुत प्यार से आए जब उनको मैंने बताया कि मैं ब्रिगेड से आया हूँ। इनफैक्ट कुछ लोग कान में आके ना एक तरह से थ्रेट दे रहे थे, बाहर गाड़ी लगी है, चुपचाप शूज पहनो, चुपचाप गाड़ी में बैठना, हमारे घर पे दावत है। और मैं कहता था यार तुम दावत के लिए मुझे इनवाइट कर रहे हो, मुझे थ्रेट दे रहे हो, डरा रहे हो। अच्छा। तो मतलब एक उनका प्यार था जो इनवाइट करते, हर एक व्यक्ति अपने घर पे इनवाइट करता था, और यही मेरा कोड ऑफ कंडक्ट था। बिकॉज अगर मैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मुस्लिम हूँ और अगर मैं अपनी ही कम्युनिटी में खड़ा होकर बोलूँगा तो मुझे सब लोग एज से जज करेंगे, यार ये तो 19 साल का बच्चा है, इसके बारे में हम कुछ इतना इसकी बातें नहीं सुन सकते। लेकिन अगर मैं तिलक लगा के हिंदू बन के इस्लाम के बारे में बोलूँगा तो तब सब सुनेंगे। बिकॉज यार बोलेंगे मुस्लिम तो सारे बोलते हैं, नॉन मुस्लिम क्या बोल रहे हैं। सेम अगर मैं हिंदू में भी कंसेप्ट अप्लाई करूँ कि अगर मैं टोपी लगा के सनातन के बारे में कुछ बोलूँगा तब सारे सुनेंगे कि यार हिंदू तो चलो बोलते रहते हैं, ये मुस्लिम बंदा ये क्या बोल रहा है इस्लाम के बारे, हमारे सनातन के बारे में क्या बोल रहा है। तो ये मैं स्ट्रेटेजी समझता था। इनफैक्ट ये भी मैंने आर्मी से ही अडॉप्ट की थी, आर्मी से ही सीखा था कि वो कैसे काम करते हैं। तो मेरा ये तरीका था, तिलक लगा के जाना, फिर लोगों से अटेंशन लेना, समझना, लोगों के घरों पे जाके पहुंचना, चाय पीना, चाय पीने के बाद दोस्ती करना लोगों से, समझना कि वो फील क्या करते हैं आर्मी को लेके, वो सोचते हैं क्या आर्मी के बारे में। तो वही मैंने पूछना था अगला सवाल कि वहाँ के लोग आर्मी के लिए अब क्या फील करते हैं। वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। आपको इंटरनेट पे देखने को मिलेगा कि हर साल एक आर्टिकल टाइप वायरल होता है जहाँ पे बताया जाता है कि 23-24 फरवरी को आज भी कुरनपोशपुरा की औरतें रेजिस्टेंस डे सेलिब्रेट करती हैं। क्या होता है रेजिस्टेंस डे? मतलब कि आज के दिन हमारे साथ हिंदुस्तान के अंधे कानून ने बहुत गलत किया था, बट ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ भी हुआ ही नहीं है कभी। वहाँ के लोग लाइक आर्मी को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। डे सेलिब्रेट क्यों करते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, बस पाकिस्तान की तरफ से रूमर चलाया जाता है, एक नैरेटिव चलाया जाता है हर साल। वहाँ के पे कभी भी ऐसा है तक रियलिटी में कुछ भी नहीं होता है। इनफैक्ट मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कुनन गांव के अंदर एक स्किल सेंटर है जिसको स्पेशली आर्मी ने वहाँ की औरतों के लिए खोला, ओपन किया है। वहाँ पे वो लड़कियाँ आके हैंडीक्राफ्ट वगैरह सीखती हैं, जो कि उसको आर्मी रन कर रही है। और उस स्किल सेंटर के अंदर सभी महिलाएं जो हैं कुनन गांव की। वहाँ पे 2 आर्मी स्कूल्स हैं, एक एजीएस वाइन है, एक एजीएस तरागाम है, हाजीपीर आर्मी स्कूल है। इन दोनों स्कूल्स के अंदर वहाँ के बच्चे आके पढ़ते हैं, कुननपोशपुरा के बच्चे जाके पढ़ते हैं। उस कुनन जहाँ पे उस रात में जहाँ पे सभी मर्दों को एक जगह पे इकट्ठा करके रखा गया था, उसी स्कूल के अंदर आर्मी ने कई सारे लैपटॉप्स दिए हुए, कंप्यूटर सिस्टम देके रखा हुआ है, और इंटरनेट फैसिलिटी भी आर्मी ने प्रोवाइड की हुई है। उसी तरागाम के चौक में जहाँ पे एक टाइम पे 90s में बहुत ही ज्यादा स्टोन पेल्टिंग होती थी, वहाँ पे 68 माउंटेन ब्रिगेड ने एक क्लॉक टावर बनाया है, जो कि वहाँ के लोगों के लिए है, टूरिज्म वगैरह वहाँ पे उस तरह से अट्रैक्ट वगैरह हो रहा है। वहीं पे एक आर्मी एक बरकत बिस्तरों का भी कंसेप्ट ला रही है, जहाँ पे जो वीडियोस वगैरह हैं वो वहाँ पे आके कैफे रन करेंगे, लाइब्रेरी बन रही है, वहाँ पे जिम बन रहा है वहाँ के लोकल्स के लिए। और ये सब कहाँ हो रहा है? तरागाम। तरागाम वो जगह है जहाँ पे 90s में बहुत ज्यादा स्टोन पेल्टिंग होती थी, जहाँ का मकबूल बट रहने वाला है। आर्मी वहाँ पे ये काम कर रही है बिकॉज लोग आर्मी के काम को समझ रहे हैं और आर्मी उनको समझ रही है। और कुरनपोशपुरा के लोग तो बहुत फ्रेंडली, वहाँ के लोगों से जो मेहमान नवाजी हमको सुनने को मिले। आप इमेजिन करें एक दिन में तो मैं 30-40 कप चाय की बहुत आराम से पीता था। तो मैं तो 1-1.5 महीना वहाँ पे रिसर्च किया। इतनी चाय पी लिया आपने? वहाँ पे चाय पी ली, खाना खा लिया, बहुत कुछ कर लिया। मजा आता रिसर्च करके, बहुत ज्यादा। हर जगह से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता था। यू लर्न समथिंग ना, बहुत ज्यादा, क्योंकि आप नए लोगों से मिलते हो, आपको पता चलता है व्हाट्स द पर्सपेक्टिव अबाउट इंडियन आर्मी के प्रति, लोगों का पर्सपेक्टिव क्या है, या ऐसे लोगों के प्रति क्या है। जैसे कि बहुत सारे लोगों को ऐसा बताया जाता है बाहर की कि वो जो कश्मीर के लोग हैं उनके दिमाग में तो सिर्फ मिलिटेंसी चलती है, या वो उनको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। बट वही कहते हैं ना कि 5 उंगलियां जैसी नहीं होती हैं। ऐसा नहीं है, ये चीज़ हमको समझने की ज़रूरत है। इनफैक्ट मैंने वहाँ पर जाके ये चीज़ भी सीखी कि चाय पीने के बाद कश्मीरी में बोलते होते हैं चाय चू असल, चाय बहुत अच्छी बनी है। अच्छा, ओके। अब ये बताओ कि आपने और क्या एक्सपीरियंस करा ड्यूरिंग योर रिसर्च? मैंने पर्सपेक्टिव समझा, सबसे बड़ी बात जो है कि लोगों को समझना। अच्छा, कभी डर लगा जब आप ये रिसर्च कर रहे हो कि कोई थ्रेट आई या बोला यार नहीं तुम्हें रोकना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना है? हाँ, रोकने वाले तो बहुत थे। बताओ। रोकने वाले बहुत थे। इनफैक्ट जब मैं किताब लिख रहा था मेरे को मन में कहीं ना कहीं डर था कि किताब लिखने के बाद मुझे कश्मीर से हो सकता है कि कुछ काफ़ी चीज़ें मुझे गलत सुनने को मिले, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। किताब लिखने के बाद कश्मीर से बहुत अच्छा सुनने को मिला, और कुछ 1-2 टाउन है जहाँ से मुझे कुछ गलत सुनने को मिला। अभी वो टाउन का मैं क्या ही बताऊँ,
बट हाँ, मेरे को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला कश्मीर से, बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अच्छा। लोग बहुत सपोर्टिव थे। पर्सपेक्टिव में मैं आपको ये बता सकता हूँ कि लाइक वहाँ के लोगों का जो बताया जाता है कि मीडिया पे लोग काफ़ी अगेंस्ट हैं। एक्चुअली में वहाँ पे लोग जो हैं आर्मी के बहुत ज़्यादा सपोर्ट में हैं। कुपवाड़ा को नॉर्थ कश्मीर बोला जाता है, जो कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है। मैं वहाँ पे केरन सेक्टर में गया, मैं वहाँ पे टांगडार सेक्टर में गया। मुझे वहाँ के लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार मिला। जब मैं उनको बताता था कि मैं आर्मी कैंप से आया हूँ, तो वो लोग बहुत अच्छा मेहमान नवाज़ी करना, वेलकम करना। सबसे बड़ी बात तो जो इंटरनेट पे पढ़ने को मिला कि कुरन पोशपरा में ये किया, वो किया, ऐसा कुछ भी नहीं था। सबसे बड़ा तो यही मैंने चीज़ सीखी कि भाई जो ऑनलाइन हमको न्यूज़ मिल रही है, आर्टिकल्स बहुत सारे आए हैं कुरन पोशपरा के बारे में, बट अगर उस पे एक चीज़ गौर की जाए, वो सारे के सारे आर्टिकल्स रेफरेंस पे दिए गए हैं। मैंने जैसे कि जो अपनी किताब लिखी है वाई कुरन पोशपरा, उस किताब के अंदर अगर वो किताब पढ़ेंगे तो आपको इंटरनेट स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको एसएचआरसी के आर्टिकल के लिए गूगल पे सर्च नहीं करना पड़ेगा। मैंने उसके बीच में एसएचआरसी का आर्टिकल और यूएन की तरफ से जो भी आर्टिकल्स आए थे, वो सब उसके बीच में मैंने डाले और बहुत ही ऑथेंटिक रिपोर्ट्स डाली हैं। जैसे कि सबसे बड़ी बात तो मैं यही कहूँगा कि अगर वो किताब गाँव के लोगों ने खुद रिव्यू किया तो और कोई सवाल तो बनता ही नहीं है इस पे। ऑलराइट, बहुत बढ़िया आपने बुक लिखी है। वैसे से तो मैंने ये पूरी स्टोरी सुन ली है, बट मैं आपसे ज़रूर लूँगा, मैं भी हाँ, पढ़ूँगा। बिल्कुल। ओके, सो पहलगाम अटैक हुआ, तो जब पहलगाम अटैक हुआ तो ये बताया गया कि वहाँ पे जो जब पहलगाम अटैक हुआ वहाँ पे ये बताया गया कि धर्म पूछ के मारा गया। आपका क्या ओपिनियन है इस पे? बिल्कुल। क्या धर्म ओपिनियन है? धर्मपुश के मारा गया था वहाँ पे। धर्म अब पूछ के। हाँ, बिल्कुल। अभी इंटरनेट पे 2 चीज़ें चलती हैं। हुँ, एक तो ये कि धर्मपुश के नहीं मारा गया, हुँ। आतंकवादियों के पास इतना टाइम नहीं था, जो धर्मपुश के मारे गए 1 लोग। मिनट में रोकता हूँ। ये बोलते हैं बहुत सारे वहाँ के मुस्लिम या वहाँ के कश्मीरी बोलते हैं कि धर्म हमारा धर्म पूछ के नहीं मारा गया। हम क्योंकि ऐसे बोलते हैं कि यार अगर मुस्लिम ने धर्म पूछ के मारा गया, तुम हिंदू हो या मुस्लिम हो, मुस्लिम को छोड़ दिया, हिंदू को मार दिया, ठीक है? तो अगर ऐसा होता तो क्या कहते हैं कि कोई मुस्लिम का वो नहीं होता, मतलब मुस्लिम का धर्म होता है बट मिलिटेंट का कोई धर्म नहीं होता है। बट बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर मिलिटेंट का धर्म नहीं होता है, तो जो ज़्यादा मतलब सभी जो मिलिटेंट्स होते हैं, वो मुस्लिम ही क्यों होते हैं? बिकॉज़ मैं आपसे वही कह रहा हूँ, ये चीज़ यहाँ पे समझने वाली बात है। हुँ, आपने नक्सलिज़्म के बारे में पढ़ा है? हाँ, नक्सल अगर आप कोई भी नक्सल उठा लेंगे, उन्होंने भी बहुत इनफैक्ट जो टेररिज़्म कश्मीर के अंदर है हुँ, और अगर उसको कंपेयर करें नक्सल से, हुँ, बहुत डिफरेंस है दोनों में। हाँ, नक्सल अगर हम नक्सल का रिलीजन देखें, जो मैक्सिमम नक्सल लाइक वीरप्पन हो गए, वगैरह हो गए, हुँ, ये माँ काली के भक्त होते हैं। हुँ, अब इसमें मैं ये नहीं कह सकता कि भगवद गीता या महाकाली जो माँ काली हैं, हुँ, वो एक गलत मतलब माइंडसेट दे रही हैं, एक हुँ, गलत टीचिंग्स दे रही हैं। हुँ, ये उसका माइंडसेट है, हुँ, उसकी लड़ाई अलग है। हुँ, उन्होंने भी बहुत से आर्मी जवान्स को मारा है। हुँ, इनफैक्ट कई आर्मी ऑफिसर्स की फैमिलीज़ तक को नहीं छोड़ा नक्सल ने। हुँ। सेम अगर मैं टेररिज़्म की तरफ आके देखूँ लेकिन तो टेररिज्म का तो ज़्यादा बड़ा है ना, क्योंकि टेररिज्म तो एक ज़्यादा स्केल पे वर्क करता है। नक्सल की बात करें जो वो एक पर्टिकुलर एरिया या कुछ-कुछ एरियाज़ के उनको उनकी जो लड़ाई होती है वो ज़्यादातर डायरेक्ट गवर्नमेंट के साथ होती है। बिल्कुल, वो नॉर्मल सिविलियन को इतना मतलब तंग नहीं करते या उनको नहीं टारगेट करते, उनका टारगेट वो नहीं होता। बट जब हम मिलिटेंट्स की बात बात करें, तो उनका कहाँ टारगेट होता है? सिविलियन पे तो होता ही होता है, आर्मी पे भी होता है, गवर्नमेंट पे भी होता है, उनका हर साइड होता है। अभी मैं इस पे आपको एक चीज़ बताऊँगा कि टेररिज़्म जो जम्मू कश्मीर के अंदर है, हुँ, वो फैला जा रहा है 2 चीज़ों की वज़ह से। एक तो रिलीजन, हुँ, एक तो हम खुद लोग जो हैं, जो उसको फैला रहे हैं। हुँ, उसके पीछे का कारण क्या है? हुँ, पहले जैसे कि आपने पूछा मुझसे पहलगाम अटैक का, हुँ, बिल्कुल धर्म पूछ के मारा गया था। हुँ, अब मैं खाली ये नहीं कहूँगा कि कश्मीर के लोग ही कह रहे हैं, इनफैक्ट कई अलग-अलग डिविजन्स के लोग भी ये कहते हैं कि यार धर्म पूछ के तो कहीं मारेंगे, इतना टाइम नहीं होगा बिकॉज़ नैरेटिव्स फैलाए जा रहे हैं हिंदू हुँ, मुस्लिम के लिए। हुँ, बट ये चीज़ हमको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अगर हमको हमारे दुश्मन को समझना है, हुँ, तो हमको जो हमारे बीच में जो गलतियाँ हैं हमारी, हुँ, जो हम जिस चीज़ों में हम एक्सपीरियंस्ड हैं, वो चीज़ें हमको माननी पड़ेंगी। हुँ, धर्म पूछ के मारा गया था, बिल्कुल मारा गया था। उसके पीछे का रीज़न ये था कि वो यही चाहते थे कि अगर मैं एक को पूछूँगा कि भाई तुम्हारा धर्म क्या हिंदू मुस्लिम है, वो कहेगा भाई मैं हिंदू हूँ, चल तेरे को गोली मार दी, हुँ, दूसरे को थोड़ा मार-मूर के छोड़ दिया। हुँ, इससे क्या होगा, जो बच गया, हुँ, वो नीचे जाके खबर देगा कि भाई उन्होंने मुझसे पूछा हिंदू मुस्लिम, उन्होंने मुझे मारा लेकिन मैं तो बच गया, लेकिन मेरे साथ वाले से पूछा हिंदू मुस्लिम, उसने बोला मैं हिंदू हूँ, तो उसको मार दिया, हुँ, मुस्लिम्स को छोड़ दिया। हुँ, इससे क्या होगा, इससे हिंदू मुस्लिम हो जाएगा हुँ, और वो वही यही चाहते हैं। इनफैक्ट अभी क्या हो रहा है, कश्मीर में जो टेररिज्म को सपोर्ट किया जाता था एक टाइम तक, वो भी बहुत कम हो रहा है। हुँ, इन्फिल्ट्रेशन कम हो गई है। हुँ, अब जितनी इन्फिल्ट्रेशन क्यों कम हो गई है, बिकॉज़ लश्कर, आईएसआई, हिज़्बुल के पास में या टीआरएफ जो ऑर्गनाइज़ेशन है, इनके पास में फंडिंग कम है।
फंडिंग कम है जिसकी वजह से इन्फिल्ट्रेशन कम हो रही है। इन्फिल्ट्रेशन कम हो रही है तो ऑब्वियसली इनको छोटी सी इनकी टुकड़ी आ रही है जो अटैक वगैरह कर रही है। पहले आते थे अटैक करते थे और मर भी जाते थे, लेकिन अब इनको अटैक करके जिंदा भी रहना है, इनको अटैक करके आगे भी चलना है। इन्होंने आके हिंदू मुस्लिम करके मारना शुरू कर दिया। उससे क्या हुआ, जो दूसरे स्टेट्स में यूटीज में जो कश्मीर के स्टूडेंट्स थे उनको मारा गया। बोला गया कश्मीरी कोई यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ पे ये नहीं रहेगा। अब उससे क्या हुआ, अगर मेरा कोई भाई है जो उत्तराखंड में पढ़ रहा है, अगर कोई उसको मारेगा, ये कहेगा कि भाई तू कश्मीरी है, तुम टेररिज्म का सपोर्ट करते हो, तो ऑब्वियसली मेरे को गुस्सा आएगा। कल को अगर मेरे सामने से एक मिलिटेंट गुजरता है और मैं उसकी खबर फौरन आर्मी ऑफिसर को देता हूँ कि सर ऐसे ऐसे मेरे आंखों के सामने से मूवमेंट हुआ, मेरे भाई को कोई मारेगा तो क्या मैं ऐसा करूँगा? बिल्कुल नहीं करूँगा। कल को मेरे पास कोई आतंकवादी आता है और मैं ऐसे अपने घर की तरफ निकलता हूँ, बोलता हूँ यार मुझे बहुत फिक्र है, मैं मिलिटेंट हूँ, मुझे कुछ सपोर्ट कर दो, मैंने अपनी जेब से पैसे निकाल के उसको दे दिए, मैंने उसको खाने के लिए कुछ राशन दे दिया, मैं तो करूँगा फिर। बिकॉज अगर मेरे फैमिली के साथ गलत होगा तो ऑब्वियसली ये चीज़ें होंगी। और यहाँ पे ये हमको समझनी होगी, वो चाहते भी यही है। आतंकवाद जो टेररिज्म है वो तो चाहता ही यही है कि हिंदू मुस्लिम हो, कि इंडिया में धर्म के नाम पे लोगों को भड़काया जाए। यस, अगर धर्म के नाम पे हम सारे के सारे लड़ेंगे, आप इमेजिन कीजिए ना, अगर मैं एक मुस्लिम हूँ, मैं कश्मीरी हूँ, मुझे ये कह के नहीं कि मैंने कुछ गलत किया, मुझे ये कह के मारा जाए कि तू कश्मीरी है, तो एक मुस्लिम है, ऑब्वियसली मेरे अंदर गुस्सा आएगा, मेरे पेरेंट्स के अंदर, मेरे कम्युनिटी के अंदर गुस्सा आएगा कि भाई इसको धर्म पूछ के क्यों मारा गया। ऐसे ही जब हिंदू मुस्लिम हो गए तो सपोर्ट बढ़ेगा। और 2019 से पहले देखिए बहुत सपोर्ट होता था, लेकिन 2019 के बाद क्या है, टेररिज्म का सपोर्ट बिल्कुल नहीं किया जा रहा। पुलवामा अटैक अगर हम समझेंगे 2019 में हुआ था, यस 2019 14 फेब को अटैक हुआ था, तब तक सपोर्ट कुछ हद तक था, लेकिन अभी क्या हो गया, सपोर्ट बहुत ज्यादा टेररिज्म को कम कर दिया लोगों ने। पुलवामा अटैक के बाद भी सेम हिंदू मुस्लिम हुआ था, हमने सेम वही किया जो वो टेररिस्ट चाहते थे। अभी के टाइम पे क्या हो रहा है, टेररिस्ट आ रहा है, अभी आप देखेंगे पहले जब वो कश्मीर में आते थे वो एक घर के अंदर छुपे रहते थे, अटैक करते थे, और उस घर की, बिकॉज कश्मीर के प्लेन रीजन टाइप है, तो अगर वो एक घर के अंदर आतंकवादी आ रहा है तो आर्मी उस सोसाइटी को, उस एरिया को, उस घर को कॉर्डन आराम से करती है और टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करके काम खत्म कर देती है। लेकिन अभी टेररिस्ट ने क्या किया, अपना एरिया शिफ्ट किया, वो पीर पंजाल की एरिया की तरफ आ गए। उसके पीछे का रीजन क्या है, वो छोटा सा एम्बुश करेंगे, एम्बुश करने के बाद भाग जाएंगे जंगलों में। तो जंगल में वो भाग जाएंगे तो ऑब्वियसली मैं अगर एक आर्मी का सीईओ या कोई भी कमांडर, मैं तो डायरेक्टली अपने जवान को नहीं बोलूंगा कि भाई तुम जंगल में भागो। हो सकता है उन्होंने जंगल में कहीं आईडी वगैरह लगा के रखी हो कि हमारे पीछे जो जवान आएंगे तो ये ब्लास्ट आईडी होगी और ये यहाँ पे मारे जाएंगे, मैं तो कभी नहीं कहूँगा। और उससे क्या होता है कि वो जंगल में भाग जाते हैं और कई बार वो बहुत बार वो बच भी जाते हैं, बच के निकल जाते हैं वो। लेकिन जब ऐसे अटैक्स होते हैं, ऐसे अटैक्स की वजह जब हम हिंदू मुस्लिम करते हैं तो ऑब्वियसली टेररिस्ट जीत रहा है। डांगरी रजौरी एरिया में अटैक हुआ, उन्होंने सेम हिंदू पूछ के मारा कि भाई तुम हिंदू उधर को मार देंगे। वो सिविलियन एक बूढ़ा सा आदमी, एक सिविलियन, एक छोटी सी बच्ची है जो पहलगाम में टूरिस्ट आए थे, उनको मार के उनको कौन सी जीत मिलने वाली थी? कुछ मिलने वाला था? कुछ भी नहीं मिलने वाला था, बट उनको क्यों मारा गया? हम इंडियंस ये नहीं समझ पा रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि उन्होंने आए, जीत मिलने वाली थी ना, जीत ये मिलने वाली थी कि वो इंडिया में और टेररिज्म को बढ़ाते, क्योंकि धर्म के नाम पे लड़वा रहे, वो खुद लड़ाई की जगह हमें ही आपस में फूट डाल रहे। देखिए हमको ये समझना होगा, ये कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है। लश्कर जो है वहाँ से जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में इस समय बैठी हैं, वो धर्म के नाम पे, वो मतलब धर्म के लिए नहीं लड़ रही है, वो धर्म को यूज करी, नैरेटिव चला रही है, जिहाद का इस्तेमाल, मिसयूज करें, मैं ये कहूँगा कि जिहाद का मिसयूज किया जा रहा है। हमारी फोर्सेस में क्या है कि हमने न्यू वेपन्स ले लिए, हमने बड़ी बड़ी स्ट्रेटेजीज बना ली, बट हमने ना अपनी स्ट्रेटेजीज को चेंज नहीं किया। आतंकवादी आता है, वो धर्म का मिसयूज करता है, धर्म का यूज नहीं करता, और हम धर्म से पीछे रहते हैं। हम कहते हैं कि यार अगर बाय एनी चांस कुछ गलती हमसे होगी, गलती से अगर कुछ गलती होगी धर्म को लेके, तो शायद कम्युनिटी हमारे अगेंस्ट हो जाएगी, इसलिए इससे पीछे रहो। बट मेरा ये मानना है कि अभी हमको रिलीजन का यूज करके, एक सही वे में यूज करके लोगों को समझाना चाहिए। बिकॉज कल को अगर हम रशिया यूक्रेन का वॉर देखेंगे, रशिया यूक्रेन के वॉर में रशिया अभी तक यूक्रेन पर कुछ नहीं कर पाया, बट यूक्रेन रशिया पे पूरा भारी है, बिकॉज लोकल यूक्रेनियन सिटीजन जो है वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं रशिया को। अपने सॉरी यूक्रेन सिटीजन जो है अपनी कंट्री के साथ, यूक्रेन के साथ खड़े हैं, वहाँ की आर्मी के साथ खड़े हैं। आपको लगता है कि कल को अगर यहाँ पे वॉर लाइक सिचुएशन बनती है, आज तो शायद सोशल मीडिया पे आके हजारों लोग आके बोलते हैं वॉर होगी तो हम चले जाएंगे, हम सबसे आगे खड़े हो जाएंगे, अपनी फौज से भी आगे हम खड़े होंगे, देश की दुश्मन की गोली पहले हम खाएंगे। बट रियलिटी में ऐसा होगा क्या? ऑपरेशन सिंदूर तो एक एग्जांपल था हमारे पास, ऑपरेशन सिंदूर तो कुछ था ही नहीं, बट फिर भी एक एग्जांपल तो था।
इनफैक्ट लोग बॉर्डर एरियाज में जो रह के जिनको काम उस समय जिनका काम बनता था कि आर्मी को सपोर्ट करना, लोग बॉर्डर एरिया से काफी सारे लोग उठ के बॉर्डर एरिया से भाग रहे थे। अभी तो ऑपरेशन दूर कुछ हुआ ही नहीं था, लेकिन लोग बॉर्डर एरिया से उठ के भाग रहे हैं, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कल को कुछ ऐसा वॉर लाइक बनता है तो लोग जाके सपोर्ट करेंगे। हमको समझना होगा कि टेररिज्म इस समय चल क्या रहा है। इस समय यही चल रहा है कि वो पहलगाम जैसे अटैक कर रहे हैं और हमको ये दिख रहा है कि भाई उस मुस्लिम ने इस हिंदू को मारा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ये कई बार पूछा भी जाता है, बुरहान वानी क्या एक इस्लामिक आतंकवादी था या बुरहान वानी एक आतंकवादी था? आतंकवादी था। बिल्कुल, बुरहान वानी एक आतंकवादी था। लेकिन उसको इस्लाम के साथ जोड़ा गया। यस। और वहाँ के लोगों, मुझे नहीं पता, मैंने भी सोशल मीडिया पे देखा, वहाँ के लोग उसका वो सेलिब्रेट करते हैं जिस दिन वो हुआ था। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो बताया जाता है कि 8 जुलाई को उसको आर्मी ने उसको एनकाउंटर किया था और उसको आज भी सेलिब्रेट याद रखा जाता है। हाँ, वही याद रखना, आई मीन टू से वही समझना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज जो भी था वो टेररिस्ट था। उसने एक गलत रास्ता चुना जहाँ पे आर्मी ने उसको न्यूट्रलाइज किया। वो करना जरूरी था। इनफैक्ट ऐसा नहीं कि डायरेक्ट जाके न्यूट्रलाइज किया, उसको इनडायरेक्टली डायरेक्टली बहुत बार मौका दिया गया कि भाई तुम घर वापस आ जा, बट वो नहीं आया। बट अंत में उसको न्यूट्रलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि लाइक सब लोग पूछते हैं अबाउट ह्यूमन राइट्स, उसके बाद डेमोक्रेसी की बातें होती हैं पीसफुल सी एसी में बैठ के, बट जो वहाँ पे जवान खड़ा है ना बॉर्डर पर, ये सवाल उससे करना चाहिए। वो इसका रियल मीनिंग वो जानता है। मैं एक अगर आर्मी जवान हूँ, मैं हाथ में अपना AK-47 वेपन लेके चल रहा हूँ, तो मेरे को देखना है कि मैं किसी सिविलियन को हर्ट ना करूँ। सामने से गोली जब चलेगी तो मुझे देखना है कि यहाँ पे सिविलियन है, यहाँ पे सिविलियन है, सिविलियन को गोली ना लगे, सीधा आतंकवादी को लगे। आतंकवादी गोली चलाने से पहले नहीं सोचेगा कि उसको कहाँ मारनी है, वो चला देगा। बट हमारा जो जवान है उसको चलाने से पहले बहुत बार सोचना पड़ेगा कि गोली जा कहाँ रही है। इसके बाद भी कहा जाता है आर्मी गलत करती है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कितने सारे फॉरेन टेररिस्ट थे इसको आर्मी ने न्यूट्रलाइज किया। न्यूट्रलाइज करने के बाद हमने किया क्या, उनका बहुत ही इज्जत के साथ में, बहुत ही रिस्पेक्टफुल तरीके से उनको दफनाया गया, बहुत ही इज्जत के साथ दफनाया गया। उनको उनके लास्ट राइट्स थे उनको बहुत ही रिस्पेक्टफुल तरीके से दिए गए। एक ऑफिसर से मैंने एक क्वेश्चन भी पूछा कि अगर हम जानते हैं कि ये एक आतंकवादी है, हम जानते हैं कि ये आतंकवादी है, ये हमारे बंदू को मारने अटैक करने आया था, तो हम इतना इज्जत देने का क्या फायदा। बहुत ही सिंपल से लाइन कहते हैं यार ये भी किसी का बेटा है। ठीक है ये गलत रास्ते पे चला गया, बट हमारी दुश्मनी इससे नहीं थी। हमको न्यूट्रलाइज इसको करना एक मजबूरी थी, क्योंकि अगर हम शायद इसको नहीं मारते तो कल को हमारे भाइयों पे, हमारी फैमिली पे, जो हमारा देश हमारा परिवार उस पर कितना बड़ा अटैक प्लान कर सकता है। तो उसको मारना ही मजबूरी थी। बट मारने के बाद इसको इज्जत लास्ट पे नहीं देना ये क्रूरता हो जाएगी। इसलिए लास्ट पे इज्जत लेना उसका हक है। कितने बड़े स्केप इंडियन आर्मी सोचती है। इनफैक्ट अगर आप कारगिल वॉर पढ़ेंगे, हमारी तो फौज हुआ जिन्होंने पाकिस्तान के सोल्जर्स को भी इंडियन जो सॉइल था वहाँ पे उनको दफन किया था। तो पाकिस्तान ने मना कर दिया था कि हमारे तो जवान ही नहीं है। तो हम कंट्री किस कंट्री से कंपैरिजन कर रहे हैं, हम तो उसको कुछ समझते नहीं है। 65 देखिए, 71 देखिए, 99 देखिए, हमारा देश तो अलग है। बट आई मस्ट से कि पहलगाम अटैक के बाद अगर किसी की जीत हुई, चाहे उन टेररिस्ट को हमने न्यूट्रलाइज कर दिया, बट पहलगाम अटैक के बाद फिर भी टेररिस्ट ही जीते थे। बिकॉज उसके बाद जो क्योंकि हम बड़े तो हो गए लेकिन हम मैच्योर नहीं हो पा रहे। हम उनके पीछे का वो काम करने का तरीका, जो स्ट्रेटेजीज, आतंकवादी जो स्ट्रेटेजीज यूज कर रहे हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं। वो क्यों कर रहा है ये कुछ, वो क्यों हिंदू मुस्लिम करवाना चाह रहा है, वो क्यों धर्म पूछ के मारेगा। अरे आएगा तो सीधा मारना है तो आर्मी को मारे, वो यही तो उनका काम है। बट सिविलियंस को वो क्यों मार रहा है, धर्म पूछ के क्यों मारेगा वो। अगर उसको धर्म पूछ के, मतलब एक उसने उसकी वाइफ, एक वहाँ पे सिविलियन ने उनकी वाइफ को छोड़ दिया, एक बंदा था उसको मार दिया, क्यों। वो यही चाहते थे कि जब ये चीज बाहर जाएगी हिंदू मुस्लिम होगा, और ऑब्वियसली हुआ। जो कुछ लोग थे कश्मीर के स्टूडेंट्स थे उनको बाहर जाके मारा गया, वीडियोस बनाई कि भाई कश्मीरी ऐसे, कश्मीरी वैसे। 1000 कश्मीरी है, 1000 कश्मीरी ने उनकी उन बातों को दिल पे नहीं लिया, लेकिन शायद कोई एक कश्मीरी तो होगा जिसने लिया होगा। ये बात मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज अगर आप बुरहान वानी का पढ़ेंगे, जो जाकिर मूसा था, जाकिर मूसा जो टेररिस्ट था, वो किससे इंस्पायर हुआ था, वो बुरहान वानी से इंस्पायर हुआ था। अभी ये क्या है, एक स्केल बन चुका है। बुरहान वानी से इंस्पायर हुआ जाकिर मूसा, जाकिर मूसा से इंस्पायर हुआ आदिल मडार। आदिल मडार वो था जिसने पुलवामा अटैक कर दिया। अगर बुरहान वानी पैदा ही नहीं होता तो जाकिर मूसा, आदिल मडार का कांसेप्ट ही नहीं होता। लेकिन वो किसी और से भी तो इंस्पायर हो सकता है। बुरहान वानी जब ये टेररिस्ट बना था तब एक पोस्टर बॉय बन गया था
फेसबुक पे वायरल, वीडियोस पे वायरल। तो जाकिर मूसा ने एक अलग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, एक इस्लामिक तरीके से, शरियत तरीके से उसको कहा था कि मैं चलाऊंगा इस ऑर्गेनाइजेशन को, बट था तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। बट जाकिर मूसा को देख के आदिल अहमद डार इंस्पायर हो गया। कहीं ना कहीं हमारे कोड ऑफ कंडक्ट में भी थोड़ी मिस्टेक्स होती हैं, हमको वो चीज़ भी देखनी है, समझनी है। बट आई मस्ट से कि जब भी ऐसे अटैक्स होते हैं, क्योंकि मेरे एक सीईओ थे, उन्होंने मुझसे बात की थी कि हारून, खुशी में किया गया वादा और जल्दबाजी में किए गए फैसले हमेशा गलत होते हैं। और पहलगाम अटैक के बाद हमने जो भी कुछ किया, मैं आर्मी की नहीं, मैं सिविलियंस की बात कर रहा हूँ, जो भी सिविलियंस ने किया बहुत गलत था। उसके बाद हमारा अच्छा रिस्पॉन्स उनको देना बनता था, वो यही देना बनता था कि हम खड़े होकर इस समय बताएं कि हम इंडियंस कौन है, जम्मू कश्मीर की रियलिटी ऑफ जम्मू कश्मीर में जो इंडियन आर्मी की रियलिटी है वो क्या है, रियलिटी ऑफ इंडियन आर्मी जम्मू कश्मीर है क्या, हम उनको वो बताएं। बट हम क्या कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करके उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और वही तो वो चाह रहे हैं। ठीक है भाई, 100 फैमिली इंस्पायर नहीं होगी, बट एक फैमिली भी अगर इंस्पायर होगी तो, और उस एक फैमिली ने अगर किसी एक टेररिस्ट को एक डायरेक्शन बता दी कि भाई यहाँ से लेफ्ट जाओगे तो एक आर्मी कैंप है, और उस आर्मी कैंप पे सेम पुलवामा जैसा अटैक हो गया, तो क्या करोगे? बिकॉज आज का टाइम ऐसे है कि अगर अभी हम नहीं समझे और सबको लगता है कि कश्मीर में हालात बहुत ठीक हो गए, मैं कहना चाहूंगा बिल्कुल नहीं। वहाँ पे मिलिटेंसी खत्म नहीं हुई है, मिलिटेंसी खत्म नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं। कश्मीर में इस समय मिलिटेंसी बहुत कम है, बट इट डजंट मीन कि मिलिटेंसी खत्म हो चुकी है। हमको ये समझना पड़ेगा, मिलिटेंसी अभी के टाइम पे स्लो हुई है। उनका बिकॉज उनको फंडिंग नहीं मिल रही है। आईएसआई, लश्कर, हिजबुल, टीआरएफ, पीएफएफ, इनके पास भी फंडिंग कम है। फ्यूचर में बढ़ेगी, अगर हम ऑब्वियसली बढ़ेगी, फंडिंग बढ़ेगी, और फंडिंग जब बढ़ेगी तो ऑब्वियसली टेररिज्म दोबारा से बढ़ेगा, इन्फिल्ट्रेशन दोबारा से बहुत ज्यादा होगी। पहले के टाइम पे अगर मैं कोई एग्जांपल छोटे से दूं, तो पहले के टाइम पे अगर फॉर एग्जांपल पीएफएफ या आईएसआई या लश्कर या आईएसआई के पास अगर 100 करोड़ आता था कि जम्मू कश्मीर के हालात को सेंसिटिव रखना है, 100 करोड़ आता था, तो वो हर रोज कोई ना कोई जगह पे अटैक हो रहा है, 100 करोड़ इन्वेस्ट हो रहा है, हर जगह पे कहने का अटैक हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है, जम्मू में हो रहा है, अभी तो किश्तवाड़ में भी चल रहा है। अभी क्या होगा, फंडिंग कम होगी, इन्फिल्ट्रेशन इसका मतलब कम होगी। अब अगर फंडिंग 10 करोड़ होगी, 10 करोड़ से एक मिलिटेंट आ रहा है, वो एक अटैक कर रहा है और जंगल में भाग रहा है, फिर दूसरा अटैक वो 6 महीने के बाद करेगा। मतलब फंडिंग कम हुई है, यहाँ पे फंडिंग ज्यादा है और अटैक हर रोज हो रहे हैं, यहाँ पे फंडिंग कम है और अटैक थोड़े थोड़े हो रहे हैं, बट हो रहे हैं। मतलब चीजें तो फिर दोनों बैलेंस हैं। अब इसका ये मतलब नहीं कि फंडिंग कम है और हम ये कह रहे हैं कि हालात ठीक हो गए, नहीं। मैं जब अपने प्रोजेक्ट हरजान पे कश्मीर में था, मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया था कि कश्मीर जो भी है, मैंने प्रोजेक्ट हरजान मई में किया था, दिल्ली ब्लास्ट अभी हुआ है। हमें को दिल्ली ब्लास्ट के बारे में बात करनी है, बट पहले अभी बताओ अपने प्रोजेक्ट के बारे में। अभी हमको ये समझनी होगी कि जो प्रोजेक्ट हरजान में जब मैं था, तो मैंने कुलगाम में था, साउथ कश्मीर में। साउथ कश्मीर अभी भी बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। उसका एक रीज़न ये है कि वहाँ पे ना सेब की बाग वगैरह बहुत है, बिकॉज जिसका एक रीज़न ये भी होता है कि टेररिस्ट आते हैं और कभी छुप जाते हैं, आसानी से उनको जगह मिल जाती है छुपने की, है ना। तो बिकॉज सिटी टाइप एरिया नहीं है इतना, गाँव, मतलब साउथ कश्मीर है तो थोड़ा डेंस एरिया है। तो मैंने वहाँ पे ये चीज़ को समझा कि जो कश्मीर है इस समय, उसमें प्रेशर है बहुत ज़्यादा। किस चीज़? सिक्योरिटी का भी आप कह लीजिए, और उसके बाद कहीं ना कहीं से टेररिज्म का जो डर है, लोगों के अंदर फियर है। सिक्योरिटी का किस सेंस में प्रेशर? लाइक देखिए, जो मैंने वहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट देखा, मेरे को लगा कि कोड ऑफ कंडक्ट मतलब उनकी भी कहीं ना कहीं गलती नहीं है, बिकॉज ये लोग वहाँ पे थोड़ा सा उनका जो सोचने का तरीका है वो बाइस है, वो थोड़ा एक अलग पर्सपेक्टिव के साथ में सोचते हैं। कैसे सोचते हैं? कि लाइक डर, डर किस चीज़ का? डर लाइक समवेयर सिक्योरिटी का भी, कि अगर कुछ गलत बोल दिया तो रात को आर्मी उठा के लेके चली जाएगी, रात को पुलिस उठा के लेके चली जाएगी। बट वहाँ पे वो काम ठीक कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़िया काम कर रहे हैं। मेरा बस ये मानना है कि अगर हमको हमारा फ्यूचर अच्छा करना है, हमको पास्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा, प्रेजेंट पे काम करना पड़ेगा, फ्यूचर ऑटोमेटिकली हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर हमने पास्ट में जो हमने गलतियाँ की हैं, हमको वो एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, वो एक्सेप्ट करेंगे हम, प्रेजेंट हमारा ऑटोमेटिकली उस पर हम काम करेंगे, फ्यूचर तो हमको फिर करने की कुछ ज़रूरत ही नहीं, फ्यूचर तो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। जैसे कि मैं वही बता रहा था कि उसको अभी क्या है, कंप्रेस किया जा रहा है, प्रेशर उस पर है, उसकी वजह से कंप्रेस हो रहा है कश्मीर। हल्का सा प्रेशर रिलीज होगा तो बाउंस करेगा। जैसे कि अब दिल्ली ब्लास्ट आप कह रहे थे, पर दिल्ली ब्लास्ट देखो, दिल्ली ब्लास्ट के बाद बहुत सारी चीज़ें सामने आई, उसमें भी फिर वही बोलूँगा मैं अगेन कि कश्मीर के लड़का इतना पढ़ा लिखा होके फिर जाके उसने इतना बड़ा ब्लास्ट करा, इतनी प्रॉब्लम क्रिएट की, फिर से आ जाए, फिर से जो दूसरे धर्म के लोग हैं, ठीक है, उनके दिमाग में तो वही वाली बात आ गई ना कि यार ये मुस्लिम के दिमाग में ये वाली बात क्यों आती है, यार हमको मारना है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ था, पहला पॉइंट, दिल्ली ब्लास्ट हुआ, हमको लगा कि कश्मीर के हालात ठीक हो गए,
मेला लग रहा है, आर्मी ये काम कर रही है, वो काम कर रही है। दिल्ली कश्मीर के हालात ठीक है, दिल्ली ब्लास्ट एक एग्जांपल है हमारे लिए, हालात ठीक नहीं है। दोबारा से एक सेम अटैक होगा, दोबारा से सेम अटैक होगा है ना। ये आप एस्ट्रोलॉजिकली भविष्यवाणी कर रहे हो या आपके अपना पर्सपेक्टिव एक्सपीरियंस के? मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ओके। पुलवामा अटैक जब हुआ था, उसके बाद जब मैंने थोड़ी स्ट्रेटेजीज वॉरफेयर्स को स्टडी करना शुरू किया, जब मैं अपने प्रोजेक्ट हरजान में पे काम करता मई में साउथ कश्मीर कुलगाम में, तब मेरे को ये चीज़ समझ में आ गई थी कि कश्मीर के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। अगर हम ये चीज़ टीवी पे देख रहे हैं कि आज मेला लग रहा है, आज यहाँ पे टूर हो रहा है, आज प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, आज मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, हालात ठीक हो चुके हैं? बिल्कुल भी नहीं। हालात जैसे पहले थे हालात वैसे ही हैं। फ़र्क बस इतना हुआ है कि ISI के पास फंडिंग कम है, जिसकी वजह से इन्फिल्ट्रेशन कम हो रही है, जिस वजह से इतना हमको दिख नहीं रहा। ISI के पास कल को आप दे दो उसको 500-600 करोड़ दे दो, देखो हालात वैसे ही हो जाएंगे। अभी उसके बाद जिस हिसाब से फंडिंग है उस हिसाब से हालात वैसे ही चल रहे हैं, उस हिसाब से वो चला रहा है अपने। बट हालात दोबारा से ख़राब होंगे, ISI के बाद दोबारा से फंडिंग आएगी, हालात दोबारा से ख़राब होंगे और दिल्ली ब्लास्ट से बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा फिर से। और फिर से हम इंडियंस टेररिस्ट को सपोर्ट करेंगे इनडायरेक्टली, हिंदू मुस्लिम करके। लेकिन अब दिल्ली वाले ब्लास्ट में जो मैंने आपसे सवाल करा, जैसे कि हमने दिल्ली वाले ब्लास्ट में वहाँ पे भी मुस्लिम, हाँ बिल्कुल, और वो डॉक्टर था, फिर उस चीज़ की वजह से हमारे कहाँ से वो पढ़ा था हम, जैसे वैष्णो देवी जो ऐसे वीडियो यूनिवर्सिटी है, फिर वहाँ पे अपने नीट की वो बंद कर दी कि अब यहाँ पे कंटिन्यू नहीं होगा। बहुत सारे लफड़े हो गए इसके बाद कि अगर इतना पढ़ लिख के तुम्हें डॉक्टर बन के तुमने ये हालत करना अपने देश के साथ, तो ये तो गलत बात है ना। देखिए वो चीज़ गलत है। हम कभी एक व्यक्ति की वजह से पूरी कम्युनिटी को जज नहीं कर सकते। मैं आपको बताऊंगा, बट एक व्यक्ति की बात ही नहीं है यहाँ पे, मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आप भी देख लो, बिल्कुल हर बार वही चीज सामने आ रही है ना। देखो मैं आपसे मिलके आपसे मिला, मुझे लगा यार मुस्लिम मेरे बहुत अच्छे भाई हैं, बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव है, और इवन मेरी ऑफिस में भी मतलब एम्प्लॉइज मुस्लिम है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा रिलेशन है, कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया है, उनके दिमाग में ये सब बातें नहीं है, ठीक है। लेकिन जब इसको ब्रॉडर स्केल पे देखा जा रहा है, जब अटैक्स की बात आ रही है, तब वहाँ पे पर्टिकुलर सिर्फ मुस्लिम का ही क्यों आ रहा है, और वो भी कश्मीर के, और नहीं, और भी मुस्लिम है इंडिया में, वहाँ के नहीं, सिर्फ कश्मीर के। तो मतलब कश्मीर के मुस्लिम के दिमाग में ऐसी चीज़ भरी जा रही है। मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा ऐसा क्यों हो रहा है। इससे मैं आपको कोड ऑफ कंडक्ट पे आना चाहूँगा, बिकॉज कोड ऑफ कंडक्ट से चीज़ लिंक है कैसे, मैं बताता हूँ कैसे। आपने अब अपनी बात कह ही दी है तो मैं भी आपको टॉपिक बताता हूँ। बुरहान वानी अगर हम पढ़ते हैं कभी, मैं आपको इसी के रेफरेंस से बता रहा हूँ ऐसा क्यों होता है। बुरहान वानी के अगर हम कभी इंसिडेंट पढ़ेंगे, बुरहान वानी टेररिस्ट क्यों बना था। बहुत लोगों को एक मिथ लगता है कि बुरहान वानी एक पढ़ा लिखा इंजीनियर था, बहुत बड़ा इंजीनियर था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो एक 11वीं कक्षा का स्टूडेंट था, 11th क्लास 10th 11th का पढ़ने वाला एक स्टूडेंट था बस। वो क्रिकेट खेल के अपने भाई के साथ में वापस आ रहा होता अपने घर पे, उसको रास्ते में एक सिक्योरिटी फोर्स की, अब मैं उस सिक्योरिटी फोर्स का नाम लेके ऐसी चीज गलत हो जाती है, नहीं, नाम मतलब खाली एक सिक्योरिटी फोर्स की जो यूनिट होती है उसको रोकती है जगह पे, उसको कहती है कि हमारे लिए दूध लेके आ। वो कैसे कहते हैं अब मैं घर के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं कैसे दूध लेके आऊंगा। अब 10th 11th का स्टूडेंट था वो, तो जब वो मना कर देता है कि भाई मैं घर के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं तो नहीं जाऊंगा, उसको पकड़ के मारा जाता है। तो यार आर्मी में थोड़ी ना ऐसे मार देगी, लड़के ने मना कर दिया आर्मी वाले मारने लग जाएंगे। नहीं, इज इट रियली पॉसिबल, या पुलिस कोई भी, मतलब जो भी आप बता रहे हैं। आपको बताता हूँ, आर्मी नहीं था, आर्मी इंडियन आर्मी नहीं थी उसमें। ओके, ये इंडियन आर्मी नहीं थी, बट एक सिक्योरिटी फोर्स की यूनिट थी। अरे कोई भी सिक्योरिटी फोर्स, बट थी तो इंडियन ही ना। हाँ बिल्कुल। अब मैं बताता हूँ ऐसा क्यों होता है, ऐसे कैसे होता है, कैसे होता है। जो प्रेशर होता है उसकी वजह से होता है। मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको आगे। उसको पकड़ के मारा जाता है वहाँ पे, जब बहुत ज्यादा मारा जाता है बुरहान वानी को। मारने के बाद बुरहान वानी गुस्से में घर पे आता है, बिकॉज वो भी अराउंड 15-16 साल का था तब। उसको आके बोलते हैं कि पापा मेरे को आज ऐसे SOG वालों ने कट कर देना। ठीक है। मेरे को पकड़ के एक यूनिट ने पकड़ के मेरे को बहुत ज्यादा मारा। तो आगे से कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, कश्मीर है तुमको पता है, हमारे लिए तो नॉर्मल है चीजें, तो तुम इतना टेंशन मत लो वगैरह वगैरह, तुम इग्नोर करो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम्हारे एग्जाम्स आने वाले। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अगर उस टाइम पे बुरहान वानी का कोई हाथ पकड़ के उसको सही डायरेक्शन में ले जाता, उसको बता देता कि भाई इस चीज को कैसे हैंडल करना है, तो टेररिस्ट नहीं बनता। टेररिस्ट नहीं बनता तो टेररिज्म इतना पीक पे नहीं जाता। जाकिर मूसा देख के इंस्पायर नहीं होता, जाकिर मूसा नहीं देखता तो ऑब्वियसली आदिल मडार देख के इंस्पायर नहीं होता, ये चेन नहीं बनती। बट वो चेन बन गई, वो देख के उसको किसी ने गलत डायरेक्शन बता दी कि भाई तेरे को इनसे बदला लेना चाहिए। अब मैं ये चीज़ क्यों कह रहा हूँ
बिकॉज मैंने बुक्स लिखी हैं आर्मी पे, बहुत ज़्यादा बुक्स लिखी हैं। मेरे को नहीं लगता कि लाइक मैंने बुक्स लिखी है, मैं आर्मी को समझता हूँ, मैंने आर्मी का कोड ऑफ कंडक्ट देखा है, बट सेम इंसिडेंट मेरे साथ भी हुआ। अच्छा बताओ क्या 2021 या 2 की बात है। मैं कश्मीर में अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए गया था और नौगाम पोरू चौक की ये बात है। तो हम अराउंड यही 6-7 बजे का टाइम था, हम बाहर फास्ट फूड वगैरह खा के हम वापस अपने रूम की तरफ जा रहे थे। तो रास्ते में एक सिक्योरिटी फोर्स की यूनिट थी जिन्होंने हमको देखा और उन्हें देख के, बिकॉज मैं एक एनसीसी कैडेट हूँ, मैं जानता हूँ वेपन कॉक करने के बाद, ट्रिगर पे उंगली रखने के बाद अगला एक्शन क्या होता है। मैं एक एनसीसी कैडेट हूँ, मैं ये बात को समझ सकता हूँ कि भाई वेपन कॉक हो गया, ट्रिगर पे उंगली आ गई है, अब अगला एक्शन शूट का होगा सीधा। तो सेम एज जो सिक्योरिटी फोर्स थी, उस बंदे ने मेरे को देखा जब मैं बिल्कुल नॉर्मल था, उसने वेपन कॉक किया और ट्रिगर पे उंगली रखी और मुझे बोला हैंड्स अप, अगर 5 सेकंड में हाथ ऊपर नहीं करेगा तो यहाँ ठोक दूंगा। ऐसे यार ये क्या हो गया अचानक से, ऐसे ओके। तो एक बंदा है, उसने चेकिंग वगैरह किया मेरा, मैंने कहा कोई बात नहीं, नॉर्मल है, चलता है, आईडी कार्ड निकालो। तो एनसीसी कैडेट था तो मैं ऑब्वियसली मैंने अपना एनसीसी का आईडी कार्ड निकाल के दिखाया। मैंने कहा सर ये लो देखो, और कहता नहीं आधार कार्ड दिखाओ। मैंने कहा ठीक है, मैंने उसको रखा, मैंने आधार कार्ड निकाल के दिखाया और वो बंदा टेगबर्स की उंगली, मैंने बहुत पोलाइटली उनको कहा, मैंने कहा सर मैं एक एनसीसी कैडेट हूँ और मैं जानता हूँ जब वेपन कॉक होता है उसके बाद जब ट्रिगर पे उंगली जाती है अगला एक्शन क्या होता है। कहता हाँ ठोकने का होता है, तू ज़्यादा बोलेगा तो ठोक के यहीं फेंक दूंगा। अच्छा। एंड आई सेड सर मैं एक राइटर हूँ, मैं आर्मी स्कूल से पढ़ा हूँ एंड मुझे नहीं लगता कि जितना बड़ा मैं राइटर हूँ, मतलब जो मैं बुक्स अपनी एज में लिख रहा हूँ उस पर लिखता होगा, और विच इज़ बिहेवियर ठीक नहीं है। ये मेरे पास में आया, चुप कर जा, यहीं पे मार करके फेंक दूंगा ना, मुझे कोई नहीं पूछेगा कि तेरे को क्यों मैंने मारा है, तो ज़्यादा बोल में तो निकल यहाँ से। और मेरे साथ में एक लोकल कश्मीरी था जो मेरा दोस्त था वहाँ पे, उसने मेरे को बोला अरे सर आप ज़्यादा मत बोलो, प्लीज़ चुप रहो, यहाँ पे ज़्यादा मत बोलो, उठा के ले जाएंगे। एंड यार कैसे ऐसे उठा के ले जाएंगे, मैं इंडियन हूँ, मैं रात के 12 बजे भी यहाँ पे घूम सकता, मुझे ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि मेरे पास अपना आधार कार्ड है, मेरे पास अपनी आईडी है, तो मैं ये चीज़ क्यों फेस करूँ भाई। मैं इंडियन सिटीजन हूँ और मुझे उसके लिए प्राउड है, बट इट डजंट मीन कि सामने से कोई भी सिक्योरिटी फोर्स का पर्सन आके बस बदतमीजी करेगा। अगर मैं उनसे बहुत रिस्पेक्टफुली बहुत प्यार से बात कर रहा हूँ। उन्होंने वापस में मुझे एक बात बोली जो मेरे को दिल में आ गई, यार हम तो कश्मीरी, हमारे साथ तो हर रोज ही होता है, हमको गुस्सा नहीं आता होगा। एंड आई सेड यार ये हर रोज होता है क्या। उसने बोला यार आप मत करो, लेकिन चलो यहाँ से चलो। एंड आई सेड ओके। मैं वहाँ से गया और मेरे को दिल में बहुत गुस्सा था, बहुत ज़्यादा, कि भाई मैं तो राइटर था, मैं जम्मू डिवीजन का रहने वाला हूँ, मेरे साथ और मैं आर्मी स्कूल का स्टूडेंट हूँ, मैं इतना डिसिप्लिन हूँ, मेरा मिलिट्री हेयर कट था, क्लीन शेव थी, मेरे साथ ऐसी बदतमीजी क्यों। मतलब बदतमीजी भी नहीं कि भाई यहीं पे मार के ठोक दूंगा और मेरे से कोई पूछेगा भी नहीं, ये वर्डिंग उसने कैसे बोली। मैं हर बार कहता हूँ आर्मी अच्छा काम, सिक्योरिटी फोर्स अच्छा काम करे, बट ये इंसिडेंट मेरे साथ क्यों गलत हुआ। आगे जाके सीआरपीएफ की एक प्लाटून थी, उन्होंने मुझे रोका, बोला अपना आधार कार्ड दिखाओ। मैंने कहा सर मैं एनसीसी कैडेट हूँ। मैंने जेब से अपना आईडी कार्ड निकाल ही रहा था, इतने में बोला हाँ एनसीसी वाले हो, कोई नहीं यार जाओ अपने भाई हो। तब मैंने उनसे एक बात वहाँ पे शेयर की, मैंने कहा सर आपने तो मेरे को जाने के लिए कहते, पीछे एक बंदे ने मेरे को सेम ने रोका ऐसे और मेरे को उसने इतनी गंदी बात बोल दी, यही मार के ठोक दूंगा। कहते बेटा एक्चुअली क्या ना, ये कश्मीर है, यहाँ पे कितने लोगों को ऐसे मार के ठोक दिए पता भी नहीं चला, तो आप आयो घूमो एंजॉय करो, इतनी बातें दिल पे नहीं ली जाती। देन जब मैं वापस रूम में आया, मैंने माइंड में स्टोरी आई बुरहान वानी की। मैंने कहा यार वो भी तो 16 साल का बच्चा था। अब सेम ऐसा हो सकता है कि उस टाइम पे अगर मेरा कोई हाथ पकड़ के मुझे कहता तो उसे बदला लेना है। इनफैक्ट आज भी मैंने वो टाइम, वो डेट, वो एरिया, वो लोकेशन अपने फोन में लिख के रखा है कि वो कहाँ पे मेरे साथ हुआ था। तब मैंने पहली बार सिविलियन पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश की, गलती कहाँ पे हो रही है। मैं ये चीज़ कहूँगा कि 100% को करेक्ट नहीं होता, गलतियाँ आर्मी से भी हुई हैं, गलतियाँ सिविलियन से भी बहुत हुई हैं, बट इट डजंट मीन कि एक व्यक्ति की गलती से मैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन को जज कर लूँ। सेम सिक्योरिटी फोर्स के पर्सन मुझे कई जगह कश्मीर में उन्होंने मेरी बहुत हेल्प भी की। मैं कई जगह पे फंस गया था, उन्होंने मुझे बोला कहाँ जाना, मैंने कहा मुझे केरन सेक्टर में जाना है सर, और मेरा उस टाइम में मेरा पर्स चोरी हो गया था एक्चुअली। सर मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा किसी ने मेरा पर्स कहीं गिर गया है। तो सेम सिक्योरिटी फोर्स पर्सन का बंदा था, उसने बोला यार तू मेरा भाई है, कितने पैसे चाहिए। एंड आई सेड सर बस घर पहुँच जाओ केरन से वापस, और तो कुछ नहीं। देन उन्होंने मुझे बोला ले जा, और नंबर भी दिया, बोला जब तेरा मन करे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात है। एक बंदे की वजह से अगर मैं उस पूरी कम्युनिटी को जज कर लेता तो ऑब्वियसली शायद बुरहान वानी के बाद अगला मैं ही होता कि भाई हैरी क्या चला गया। अगला हैरी। हाँ, और यहाँ पे मैंने आपको ये बात क्यों कही कि एक व्यक्ति की वजह से हम सबको जज नहीं कर सकते। 2014 में ऑपरेशन मेघरात इंडियन आर्मी ने किया था कश्मीर में, जहाँ पे वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन।
जहाँ पे आर्मी ने क्या किया था, सिविलियंस को फ्लड के दौरान इवैक्यूएट किया था, सेफ लोकेशन से पहुंचाया था, राशन टेंट दिए थे रहने के लिए। ये फैसला पूरी ऑर्गेनाइजेशन का था। जनरल्स ने नीचे कंपनी कमांडर, सीईओ जो थे उनको कहा कि अगर जहाँ पे आप हेल्प कर सकते हो वहाँ पे करो, मदद करो वहाँ पे लोगों की, और आर्मी वैसे भी करती है। जैसा कि एक इंसिडेंट हुआ था बफलियाज में, वहाँ पे कुछ एक जगह पे मिलिटेंट्स ने एम्बुश किया, बहुत बुरा एम्बुश किया उन्होंने। 48 आरआर की एक यूनिट पे, और 48 आरआर की एक कंपनी कमांडर थे, उन्होंने वहाँ से कुछ सिविलियंस को वहाँ से उठाया और बहुत ब्रूटली तरीके से उनको मारा, और उनका वो वीडियो वायरल हो गया। और उसके बाद सबने कहा कि यार आर्मी तो बहुत बुरा कर रही है कश्मीर में, देखो कितना गंदे तरीके से इनको मारा है। अगेन मैं फिर से सवाल पूछता हूँ, क्या बुरहान वानी एक इस्लामिक आतंकवादी था या क्या बुरहान वानी के आतंकवादी था? नहीं, बुरहान वानी के आतंकवादी थे। अगर मैं बुरहान वानी के साथ लगा दूं कि बुरहान वानी इज एन इस्लामिक टेररिस्ट, तो सब लोग कहेंगे आप बुरहान वानी के साथ इस्लामिक टेररिस्ट क्यों लगा रहे हो? वो अगर कोई गलत काम कर रहा है तो हमारा धर्म तो कहता है कि गलत नहीं करना चाहिए, तो बुरहान वानी ने अगर गलत किया तो वो तो हम उसको मानते नहीं हमारे धर्म का वो पार्ट है। एग्जैक्टली अगर वो इंडिविजुअल गलत है उसकी वजह से मैं पूरी इस्लाम कम्युनिटी को जज नहीं कर सकता, वो वैसे ही एक गलती की वजह से आप कैसे पूरे आर्मी को जज कर सकते हो? क्या आर्मी के जनरल्स ने कहा किसी एक यूनिट को कि भाई आप सिविलियंस को उठा के मारना शुरू करो? नहीं, वो एक पार्टिकुलर कंपनी कमांडर था जिसने इंडिविजुअली फैसला लिया कि भाई मेरे को वहां से सिविलियंस को उठाना है, और उसने उठाया भी कैसे? एक वहीं के लोकल ने रिपोर्ट दी कि भाई मिलिटेंट जो थे इसके घर पे आके रुके थे, अब यहाँ से उठा के लेके जाओ। उन्होंने उनको उठाया, मारा, और वहां पे भी हमको ये चीज समझनी पड़ेगी कि इंडिया एक इमोशनली फूल कंट्री है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? सबने उस समय ये बात की कि आर्मी ने सिविलियंस को मारा है, भाई आर्मी ने इतने सिविलियंस को मार दिया, इंजर्ड हो गए, बुरी हालत कर दी, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर दिया आर्मी ने। उस समय किसी ने क्या उसी 48 राष्ट्रीय राइफल्स के उन जवानों की बात की जिनको ब्रूटली कितनी बेरहमी से मिलिटेंट्स ने जिनको मारा? नहीं की बात 48 राष्ट्रीय राइफल्स की है। जब उस जवान, उस कंपनी कमांडर ने अपने बडीज का वो जब चेहरा देखा होगा ना, उसके अंदर गुस्सा आया होगा। और मैं भी एक इंसान हूँ, आप भी एक इंसान है, आप भी समझ सकते हैं, आपका भी घर पे भाई होगा, आप उसके साथ ऐसा होगा, आप नहीं देख पाएंगे। एक जवान का सर धड़ से अलग कर दिया गया, बुरी तरीके से उनको टॉर्चर करके मारा गया, इतना बुरा एम्बुश उन पे किया गया। उसके बाद सब लोग कह रहे हैं सिविलियंस को मारा गया जी, सिविलियंस को मारा। व्हाट अबाउट इंडियन आर्मी यार? हमारे भी तो जवान वहाँ पे खोए हैं, हम उनकी बात भी करना है, हमको उनकी बात भी करनी चाहिए। सिविलियंस वहाँ पे उनकी डेथ हुई, सिविलियंस को आर्मी ने बुरी तरीके से मारा, हम सिविलियंस के साथ खड़े हैं। इनफैक्ट उसके बाद जो उस समय कोर कमांडर थे 16 कोर के, वो उस पार्टिकुलर एरिया में गए, उन लोगों के घरों पे गए, जो आर्मी की तरफ से कंपनसेशन दिया जा सकता था आर्मी ने किया, उनकी फैमिली को सपोर्ट भी किया, और अभी भी आर्मी कर रही है उनकी फैमिली को सपोर्ट। लेकिन इसी बीच में हमने उन जवानों को छोड़ दिया जिनको उनके साथ इतना बुरा अटैक हुआ। उस कंपनी कमांडर ने ऐसा क्यों किया? मैं आपको बताता हूँ। एक जवान उसके साथ आज बैठ के चाय पी रहा है, मस्ती कर रहा है, वॉलीबॉल खेल रहा है, साहब आप वॉलीबॉल का मैच करते हैं, उन दोनों ने बहुत मस्ती की, एक एम्बुश में कहीं अटैक हुआ होगा, उस कंपनी कमांडर को उस जवान ने बचाया होगा, और वही सेम जवान को कंपनी कमांडर उस दिन ऑर्डर देते हैं कि यार आप जाओ खैरियत पेट्रोल के लिए। वो अपने साथ खैरियत पेट्रोल के लिए निकलते हैं, यहाँ एक केवाटी पार्टी लेके निकलते हैं, एक एरिया से जा रहे होते हैं, और उस जवान पे अचानक से एम्बुश हो जाता है और उसको सर धड़ से अलग कर दिया जाता है, उसको ब्रूटली तरीके से मारा जाता है। और मैं जब देखता हूँ उस जवान की हालत, जब मैं देखता हूँ, मैं चाहे कंपनी कमांडर हूँ, मेरे कंधे पे स्टार्स हैं, मेरे कंधे पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बट मैं कहूँगा तब यार बाहर में ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मेरे भाई को उन्होंने मार दिया, मैं तो पूरा गाँव जला के रख दूंगा। तब मेरे अंदर इमोशन आएगा, तब जो मैं फैसला लूंगा मैं मॉरल ड्यूटीज को देख के नहीं लूंगा, तब मेरे अंदर भी गुस्सा आएगा कि भाई ये जवान कल मेरे साथ था, आज इसके साथ इतना बुरा कैसे हो गया। सब लोगों ने ये वाला फेज देखा और उस पर आर्मी को कहा कि यार आर्मी ने देखो इतने सिविलियंस को मारा, अरे हमारे भी तो जवान शहीद हुए थे यार। वो गलती इंडिविजुअल का फैसला था, वो किसी जनरल ने ऑर्डर नहीं दिया था कि उठाओ सिविलियंस को मारना शुरू कर दो। अगर हम सेम अटैक देखें, जो पहला अटैक 49 राष्ट्रीय राइफल, जो पीएफएफ ने पहला अटैक किया था, वो एक्चुअली 49 राष्ट्रीय राइफल्स के व्हीकल पे अटैक किया। उस व्हीकल पे अटैक क्यों किया गया, क्या कहकर मारा गया कि हमने हिंदू फोर्सेस को मारा है, हमने हिंदू फोर्सेस के 5 जवानों को मार दिया, 5 आतंकवादियों को मार दिया जो कि 49 राष्ट्रीय राइफल्स की पलटन से थे। और वो हिंदू फोर्सेस कहाँ जा रही थी? वो हिंदू फोर्सेस ने अपनी गाड़ियों के अंदर इफ्तार पार्टी का सामान, फ्रूट्स रखे हुए थे। ये आज हमारे मुस्लिम भाई जो आज हमारे एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर जो मुस्लिम्स रहते हैं, उनके लिए आज हमने इफ्तार पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, और आज हम उनके लिए फ्रूट्स लेके अपनी कंपनी में जा रहे हैं। वो फ्रूट्स, इफ्तार पार्टी के लिए फ्रूट्स लेके कंपनी में, उस रात इफ्तार पार्टी होने वाली थी जिस रात उनपे एम्बुश किया गया। और उससे बड़ी बात भी ये, अटैक होने के बाद नैरेटिव क्या चलाया जाता है
कि भगवान की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से इन पे बिजली पड़ी, क्योंकि ये काफिर थे तो इनको मारा गया। और हम फुल इंडियंस उसमें आ भी गए कि हाँ 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 ऐसा ही हुआ होगा। और सब और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि आर्मी ने एक्चुअली इंश्योरेंस के चक्कर में ये किया है, पैसा मिलेगा उनके चक्कर में हमने जवान खुद मरवा दिए। कौन यार, जब मैं तो इनफैक्ट मैं यहाँ पे थैंकफुल हूँ बहुत ज़्यादा पीएफएफ ऑर्गेनाइजेशन का जिन्होंने अटैक किया था, उनका यहाँ पे मैं थैंकफुल हूँ कि भाई थैंक गॉड आपने वीडियो रिलीज किया। नहीं तो कुछ इंडियंस ने ये भी कहना था कि भाई इंडियन आर्मी ने खुद अटैक किए। उन्होंने वो वीडियो जब रिलीज किया, उस वीडियो के बीच में जब एक जवान चिल्लाता है ना, गोली लगती है ना, तब पता चलता है ये डेमोक्रेसी, ये जस्टिस, ह्यूमन राइट्स से क्या होते हैं। उनके लिए ह्यूमन राइट्स नहीं है क्या? 48 राशि लेवल्स पे की गाड़ी जो उन्होंने किया उसके लिए ठीक है, हम आर्मी माफी मांगती है और आर्मी ने जो कुछ कर सकती थी आर्मी ने किया। इनफैक्ट अभी भी उन पे केसेस, उस कंपनी कमांडर को डिसमिस किया गया, उस पर अभी केस चल रहा है। एक्शन जो लिया जा सकता था वो लिया जा रहा है, वो केस चल रहा है। वो एक इंडिविजुअल का मिस्टेक था, बट उस इंडिविजुअल की वजह से मैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन को जज नहीं कर सकती कि पूरी आर्मी ही ऐसी है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हुई कि उस इंडिविजुअल को तो हमने देख लिया, गलती को तो देख लिया, जो मेरे जवान के साथ किया गया। आप इमेजिन करो उसकी फैमिली, उस जवान की फैमिली को उसके टाउन जो यूपी हरियाणा का रहने वाला था, वहां से उसको रजौरी में बुलाया गया अंतिम संस्कार के लिए, बिकॉज बॉडी की इतनी बुरी हालत हो चुकी थी कि आर्मी में हिम्मत नहीं थी कि इसकी बॉडी को कैसे हम कॉफिन में वहां तक पहुंचाएं। उसकी फैमिली की, गांव के लोग जब देखेंगे वो क्या सोचेंगे, इसलिए उनको, उनकी फैमिली को वहां पे बुलाया गया और वहीं पे अंतिम संस्कार किया गया। अपनी आंखों से मैंने देखा है शहीद जवानों को। जो लोग बातें करते हैं ना पीसफुल एरिया में बैठ के डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, हिंदू मुस्लिम, सबसे पहले तो इन्हीं का इनकाउंटर करना चाहिए। आप एक छोटा सा हिंदू मुस्लिम में इंसिडेंट कर रहे हो, उसकी वजह से आपको लग रहा है एरिया ठीक है, बट उसकी वजह से प्रॉब्लम बॉर्डर्स पे क्रिएट हो रही है। मैं कैसे, आप हजरत बल अगर आप जाएंगे वहाँ पे आर्मी जाती है, इंडियन आर्मी के जवान जाते हैं। त्रहगम जामे मस्जिद में अगर आप जाएंगे, त्रहगम जामे मस्जिद के बिल्कुल साथ में एक मंदिर भी है। आर्मी के अंदर कंसेप्ट, आर्मी के अंदर है सर्वधर्म स्थल, एक ही धर्म है, सेवा परमो धर्म। सब धर्मों को एक नजरिए से देखा जाता है। लेकिन जब कुछ बेवकूफ लोग ट्वीट चला देते हैं हिंदू मुस्लिम, जैसे कि आपने बताया कि एक पढ़ा लिखा बंदा कैसे एक टेरर के रास्ते पे आ गया। मुझे लगता है अगर मेरे अंदर इतनी देशभक्ति है, एक टाइम के लिए अगर मैं वो चीज सोच सकता हूँ कि मुझे उस सिक्योरिटी फोर्स के पास उनसे बदला लेना है, जबकि मैंने इतनी बुक्स लिखी हैं। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन फिर वही आएगा, क्या सिर्फ वो मुस्लिम ही सोच सकता है, एक हिंदू नहीं? देखिए जो ब्रेन वॉश होता है, ब्रेन वॉश, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, जो ब्रेन वॉश का कंसेप्ट होता है वो बहुत डिफरेंट है। रिलीजन एक ऐसी चीज़ है, आप रिलीजन को अगर आप रिलीजन को जिस तरह से अगर आप यूज़ कर रहे हैं, उस रिलीजन का यूज़ करके आप दंगे भी कर सकते हैं, उस रिलीजन का यूज़ करके आप लोगों को सुधार भी सकते हैं। मैंने अभी रिसेंटली एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया एक आरआर बटालियन के साथ में, एक सेंसिटिव एरिया में, उसी सेंसिटिव एरिया में जहाँ पे 3 महीने के लिए मिलिटेंट्स एक जगह पे रहे थे, उसी सेंसिटिव एरिया। उस एरिया का नाम अभी रहने देते हैं। अच्छा। वहाँ पे 3 महीने के लिए मिलिटेंट्स रहे थे। रहने के बाद उन्होंने एक जगह पे एम्बुश किया था शाहस्तार एरिया में। और ये मिलिटेंट्स 3 महीने के लिए जो रुके थे, ये वही मिलिटेंट्स थे जिन्होंने फॉरेनर राष्ट्रीय राइफल्स की गाड़ी पे एम्बुश किया था। और एम्बुश करने के बाद जब ये बात आई कि हमने काफिरों को मारा है, अल्लाह ताला ने काफिरों पे बिजली बरसाई। ये जो मिलिटेंट्स है ये 3 महीने के लिए उस एरिया में रहे थे, जिस एरिया में ये जिस घर पे रुके थे उसी घर के पास की जामिया मस्जिद है, वहाँ पे मैंने एक आरआर बटालियन के साथ में इनिशिएटिव पे काम किया। और प्रोजेक्ट संपर्क, क्या करते हैं प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट संपर्क का कंसेप्ट बहुत सिंपल है। टेररिस्ट मिसयूज कर रहे हैं, हमको यूज कर रहे हैं। जैसे कि मैंने हमसे कहा ना कि धर्म का नाम इस्तेमाल करके मैं लड़ाइयाँ भी करवा सकता हूँ, मैं लोगों में प्यार भी बांट सकता हूँ। मैं कहता हूँ अगर मैं अपना बाजू तोड़ के ऐसे चल के मशीन में चले जाऊँ, बोलें क्या हुआ, मैं बोलूँगा यार मैं सिर पर टोपी पहनी हुई थी, मुझे हिंदू ने पकड़े मारा, ऑब्वियसली मेरे अंदर गुस्सा आएगा, बोलेगा ये हिंदू काफिर, ये वो वगैरह वगैरह। अगर मैं माथे पर तिलक लगा के सिर पर टोपी लगा के नमाज पढ़ूँ तो क्या बुरा है? कुछ बुरा नहीं। इनफैक्ट जब हमने प्रोजेक्ट संपर्क किया, उसके पीछे कंसेप्ट ये था कि आर्मी क्या करती है, कौमी एकता मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करती है हर एक एरिया में, जिसमें होता है कुछ सिविलियंस को एरिया से बुलाया जाता है, उनसे बातचीत की जाती है, बुलाया जाता है उन्हें कि एरिया में क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, सब ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम दिक्कत वगैरह तो नहीं हो रही, बस ये चीज़ें होती हैं।
एक आर बटालियन के 2IC थे, मैंने उनको कंसेप्ट दिया, हर बार तो हम बुलाते हैं काम करते हैं, इस बार हम जाते हैं, क्योंकि हम बुला रहे हैं 30 लोगों को, हमारे पास 10-15 आ रहे हैं, कोई कह रहा है हमारे पास काम है, ये है वो है। देन हमने डे चुना फ्राइडे का। फ्राइडे को ऑब्वियसली जुम्मा होता है, जुम्मे की नमाज के लिए सब एक मस्जिद के अंदर इकट्ठा होते हैं। हमने कहा चलो हम भी नमाज पढ़ते हैं आज को, एंड 2IC भी लाइक ठीक है। देन उस दिन मेरे से जो 2IC हैं वो एक्चुअली हिंदू हैं, और मेरे से ज़्यादा मुस्लिम 2IC लग रहे थे, बिकॉज वो कुर्ता पजामा, ऊपर ब्लैक बास्केट, और सिर पे वाइट कलर की जो टोपी थी वो पहन के प्रॉपर तरीके से आए, और मैं अपना फुल ब्लैक घातक ड्रेस में हूँ। एंड 2IC भी लाइक यार तेरे से ज़्यादा मुस्लिम तो मैं लग रहा हूँ। एंड मैंने कहा सर मुझे ड्रेस कोड का पता नहीं था, और उस दिन 2IC ने प्रॉपर तरीके से फ्राइडे की जो नमाज थी वो पढ़ी। नमाज खत्म होने के बाद हमने उन्हें बताया ऑपरेशन संपर्क के बारे में कि हम लोग आज यहाँ पे आपके पास हैं। वो एक्चुअली एक डिटेल प्रोजेक्ट था, हमने जैसे एक स्टार्ट किया वहाँ पे। अगर आर की जो भी यूनिट्स हैं उनको इसमें इंटरेस्ट आता है तो ये बहुत अच्छा चल सकता है, और इस प्रोजेक्ट की वजह से मैं एक गारंटी दे सकता हूँ कि अगर इस पे इंटरेस्ट के साथ में काम किया जाए, कोई भी सेंसिटिव एरिया आप दे दो, उस सेंसिटिव एरिया में अगर ये प्रोजेक्ट ऑपरेशन संपर्क प्रोजेक्ट संपर्क चल गया, वहाँ पे अगर उसको स्टार्ट कर दिया गया, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कौन से घर में कौन सा बंदा आ रहा है, कहीं पे मूवमेंट हो रही है वो पता चल जाएगा। बिकॉज हम क्या करते हैं, इंटेलिजेंस बनाते हैं। मेरा अगर मान लो 100 घरों का अगर मेरा AOR है, एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा इन्फॉर्मर बैठा है A1 हाउस में, मिलिटेंट है A98 हाउस में, उसको कैसे पता चलेगा? ऑब्वियसली A97 या A99 में कोई मेरा इन्फॉर्मर होगा, मुझे बताएगा तो ही जाके मुझे खबर मिलेगी कि भाई यहाँ पे कोई बंदा है, अदरवाइज तो नहीं। अदरवाइज उसको अगर पता भी चलता है तब तक जब तक उसको ट्रेस करता तो वो तो मिलिटेंट तो भाग जाएगा। और प्रोजेक्ट संपर्क के अंदर हमने लोगों से बातचीत करने को, अगर टेरर जैसे मिसयूज करते थे, हमने उनको यूज करके बताया जिहाद का, इसका ये मतलब आप ये चीज समझो। क्योंकि ऑब्वियसली होता है ना, अगर मैं नॉन मुस्लिम हूँ, अगर मैं एक कम्युनिटी के बीच में जाके खड़ा हो जाऊंगा जहाँ पे मेजोरिटी मुस्लिम्स की है, और मैं एक नॉन मुस्लिम वहाँ पे इस्लाम के बारे में अच्छा बोलूंगा, मेरे को लोग सुनेंगे, लोग मेरी बात को समझेंगे। अगर मैं जो उनको डिलीवर करना चाह रहा हूँ एक तरीके से वो क्या है ना, वो एक फील होता है वहाँ पे डिलीवर करने का। जैसे वो कहा जाता है कि अगर जिससे मोहब्बत करते हैं सामने बैठा हो तो वो बात करने का एक अलग नजरिया, एक अलग फील होता है, तो वैसे ऑटोमेटिकली आ जाता है। हाँ, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो वहाँ पे उनके साथ में ना बात करने का एक अलग तरीका होता है, एक अलग फील होता है। जब उनको समझाते हैं वो समझते हैं। और सही में जो पहला हमने स्टेप लिया था प्रोजेक्ट संपर्क का, वहाँ पे ये बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा था। वहाँ पे लोगों ने आके खुद से बातचीत की, खुद से नंबर्स दिए। इनफैक्ट कुछ लोग तो ये भी बता रहे थे वहाँ पे ना एक्चुअली घर है, तो वहाँ पे मुझे कुछ गड़बड़ लगती है, मैं आपको रखो नंबर मेरा, कुछ गड़बड़ चीजें लगेगी ना एक रिंग करूंगा, आप आ जाइए। मैंने हाँ ओके। इसका मैंने थोड़ा सा कंसेप्ट चलाया था कश्मीर में, कश्मीर में तो मुझे सामने से इंटेलिजेंस आया था, जबकि मैं आर्मी भी नहीं हूँ, बट मुझे सामने से इंटेलिजेंस आया था। देन उसका एक महिला थे, बुजुर्ग सी महिला थे, उन्होंने मुझे इंटेलिजेंस दिया था। तब मैंने उनका वो ऑडियो जो था रिकॉर्ड कर लिया था फोन में, और उस एरिया के कंपनी कमांडर जो थे उनसे ऑडियो शेयर किया था। एंड उनका कहना था यार ये तुम्हारे पास कैसे? एंड आई सेड सर प्रोजेक्ट संपर्क को अगर शुरुआत की जाए उसकी तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। तो इंटेलिजेंस गैदरिंग का तरीका जो है बदलना चाहिए, मेरे को लगता है उससे बहुत ही चीज़ों का में चेंज आएगा। ठीक है। और अगेन मैं फिर से कहूँगा, जैसे कि आपने उस बंदे का कहा कि बार बार मुस्लिम्स क्यों, सही तरीके से सही चीज़ को डिलीवर किया जाए तो चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं। ब्रेन वॉश करना आज के टाइम पे बहुत आसान है। मेरे भाई को मिलिटेंट्स JKLF के मिलिटेंट्स ने मार दिया, मेरे को JKLF के लिए अगर कोई ब्रेन वॉश करेगा बहुत आसान है, भाई JKLF से बदला लेना चाहिए वगैरह, उनकी फैमिली तराएगाम में रहती, तू जाके मार के आ जा। इसलिए तो आप आर्मी में जा रहे हो? नहीं, मैं ये कहूँगा कि मैं बदला लेने नहीं, मैं बदला लेने के लिए नहीं जा रहा। मेरा ये मानना है कि मैं अगर चाहता हूँ आर्मी में जाना चाहता हूँ तो मैं टेररिस्ट को मारने के लिए नहीं जाना चाहता हूँ। मेरा जाने का रीजन है टेररिस्ट सामने आएगा तो मारोगे नहीं, छोड़ दोगे? ऑब्वियसली तब आर्मी में क्यों जा रहे हो? नहीं, ऑब्वियसली तब तो मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। बट मेरा मेन रीजन ये है जाने का कि मैं चाहता हूँ मेरे जाने के बाद मेरा जो मैं काम करूँ वहाँ पे काम करने के तरीके से टेररिस्ट बने ही। मैं रूट पे काम करना चाहता हूँ, बिकॉज मैं रूट जानता हूँ मेरा रूट क्या है। ऑब्वियसली अगर मैं रूट को खत्म कर दूंगा तो टेररिज्म पैदा नहीं होगा, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि 47 से मिलिटेंट्स मारे जा रहे हैं, 90 से RR मार रही है, ये खत्म क्यों नहीं हो रहे? ऑब्वियसली मैं भी मारना शुरू करूंगा 30-40 साल के बाद, मैं भी थक जाऊंगा, भाई ये खत्म ही नहीं हो रहे, इससे मैं रूट ही खत्म कर दूं। रूट खत्म हो जाएगा तो आतंकवादी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। ऑलराइट, बहुत मजा आया यार आपसे बात करके, और बहुत सारी स्टोरीज आ रही है और बहुत इमोशनल स्टोरीज भी हैं। मैं चाहूँगा एक बार दोबारा से आपसे एक पॉडकास्ट करेंगे हम फ्यूचर में, 1-2-3 महीने का, 3 महीने के बाद, ताकि आपके पास और अच्छी रियल ग्राउंड की स्टोरीज आ पाएँ,
जो हम अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कर पाएँ। सो लास्ट, एट द एज ऑफ 20 आप क्या कहना चाहते हो जो आपकी सेम एज मेट है उन बच्चों को कि उनको क्या करना चाहिए? पहले तो मैं यही कहूँगा कि जो आपके मन में है हुँ, आप वो करो। लेकिन कोई भी चीज़ करने से पहले उसका फ्यूचर में देख लो कि क्या असर पड़ेगा आप पे, हुँ, आपकी फैमिली पे। हुँ। मेरे सीईओ ने मेरे को ऐसे वो हर जगह भी जहाँ पे भी मैं जाता हूँ हर वहाँ जगह से आपके सीईओ ही आपको समझा रहे हैं, कोई और है ही नहीं क्या? बिकॉज़ ओके, सिविलियन से इतना कंटिन्यू। रहा नहीं है, ओके, तो मैक्सिमम आर्मी में रहा है तो इसलिए हाँ, हर बार वही समझाते हैं। ओके, तो मेरे पास अभी के टाइम पे 2 एडवाइसेज़ हैं जो मैं देना चाहता हूँ। एक टाइम पे मुझे मेरे सीईओ ने दी थी और मुझे लाइफ़ में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ। बताइए फिर सीईओ की पहली एक एडवाइस। सीईओ की एडवाइस ये थी कि उन्होंने मुझे कहा था एक बार जब वो पोस्टिंग आउट जा रहे थे, हाँ, उन्होंने कहा था कि हारून लाइफ़ में हमेशा एक चीज़ याद रखना, फर्स्ट, बेस्ट और फास्टेस्ट। हुँ, मैंने कहा उससे मतलब कहते हैं लाइफ़ में हमेशा कुछ वैसा करना जो ऐसे किसी ने ना किया और अच्छा करना। हुँ, फर्स्ट तुमने एनसीसी में वैलिड। हो, हुँ, तुमने बुक लिखी आज से पहले एनसीसी में किसी ने नहीं लिखी, बहुत हुँ, अच्छा। हुँ, बेस्ट तुमने किया उसमें तुमने सीईओज़ को जाके प्रेज़ेंट किया, अलग-अलग स्टेट्स, यूटीज़ की हुँ, गवर्नर्स को जाके दी, उन्होंने तुम्हें एप्रिशिएट किया, तुम हुँ। बेस्ट रहे। और यार तुमने आप सिर्फ चीफ से भी मिले थे यार, बताइए यस स्टोरी बताइए हाँ, थोड़ा शॉर्ट में जल्दी, हाँ सुनना बिल्कुल। है। तो जैसे कि उनको भी मैंने बुक प्रेज़ेंट कहाँ की। पे मिले थे आप, दिल्ली में? हाँ, मैं चीफ से भी जो दिल्ली में मिला मैं दूसरी बार उनसे मिला हुँ, हूँ। 17 जैन को भारत क्या मंडपम में। बात हुई उनसे? उनसे काफ़ी अच्छी बातचीत हुई, इंटरेक्शन काफ़ी अच्छा रहा उनके साथ में। उन्होंने कहा था कि दोबारा मुलाकात होगी, मैंने कहा सर लास्ट ऑप्शन के साथ होगी। फिर उन्होंने कहा लास्ट ऑप्शन हुँ, मतलब? हुँ, मैंने कहा सर एक नई बुक आ रही है मेरी, हुँ, जिसका नाम है लास्ट ऑप्शन, जिसमें मैं राष्ट्रीय टाइम्स की घातक एनकाउंटर्स जो हैं वो डाल रहा हूँ। हुँ, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में, हुँ, ताकि लोग पढ़ें, यूथ पढ़ें, उनको काफ़ी मज़ा आए। हुँ, और काफ़ी अच्छा रहा उनके साथ भी बातचीत करना और एक नई चीज़ उनसे सीखने को मिली कि रुकना नहीं है, हुँ, आगे बढ़ते रहना है। हुँ, बिकॉज़ अगर हम रुक गए तो दुनिया हमसे आगे बहुत निकल जाएगी। ओके। तो एक मेरी लास्ट एडवाइस रहेगी भाई हुँ, में। तो मेरे इस एक और सर थे, उन्होंने मुझसे एक बार एक बात कही थी कि आप क्या बोल रहे हो ना, वो मैटर नहीं करता है। हुँ, कौन बोल रहा है ये मैटर करता है। तो आपको हुँ, लाइफ़ में वो कौन बनना है। क्योंकि मैं चाहे कितनी बड़ी ज्ञान की बातें कर लूँ वो मैटर नहीं करेगा, बट बोलने वाला कौन है, हुँ, वो मैटर करता है। इसलिए लाइफ़ में जो भी पॉडकास्ट देख रहे हैं, हमेशा ट्राई यही करो कि लाइफ़ में आपको वो बनना है कि कौन बनना है आपको, हुँ। कि कौन बोलने वाला है जो जिसके बोलने से असर हो। बाकी थैंक यू वेरी मच, आपके साथ पॉडकास्ट करके मेरे को भी बहुत अच्छा मिला। दिस इज़ योर फर्स्ट पॉडकास्ट? नॉट फर्स्ट बट येस आई थिंक 4th या 5th है मेरा। 4th या 5th पॉडकास्ट। येस, आई होप आपको अच्छा लगा होगा बहुत और बढ़िया। हमें तो मज़ा आया यार आपसे बात करके एंड उम्मीद करते हैं ये पॉडकास्ट काफ़ी वायरल जाए क्योंकि काफ़ी सारी कहानियाँ हैं इसके अंदर। सो मैं आपको ऑल द बेस्ट बोलता हूँ, आप जो भी कर रहे हो फ्यूचर में उसको बहुत बढ़िया से करो और वैसे तो अब आप मेरे को डाँटने हुए हम बात-वात करते रहते हैं वैसे भी। येस, सो डू योर बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट और इस एज में अगर आप इतना अच्छा कर रहे हो, तो आने वाले कुछ सालों में आप बहुत अच्छा कर पाओगे अपने स्टेट का, अपने घर का, अपनी फैमिली का, अपने दोस्तों का, हर एक का नाम रोशन कर पाओगे। सो हमेशा हार्ड वर्क करते रहो, जैसे मोटिवेटेड हो, मोटिवेशन काफ़ी है, वैसे ही मोटिवेटेड रहो लाइफ में, एक पर्सपेक्टिव के साथ वर्क करो और आपने 4 बुकें लिखी व्हिच इज़ वेरी ग्रेट थिंग यार, आई एप्रिशिएट यू ब्रदर। थैंक यू वेरी मच। ग्रेट। सो ये था आज का एपिसोड। आपको इस पूरे की पूरी एपिसोड में सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा, ये आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपने इसमें से कोई भी चीज़ आप चाहते हो हमें ठीक करने मतलब सुधार करना तो वो भी आप हमें बता सकते हो। बाकी अगर आप इस पॉडकास्ट को पहली बार देख रहे हो तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और इस पूरे के पूरे पॉडकास्ट का ऑडियो एक्सपीरियंस आपको हमारे स्पॉटिफ़ाई के ऊपर भी मिल जाएगा। तब तक अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। जय हिंद।